गुड इवनिंग। तो अपन ने जो है इसके पहले के जो क्लासेस में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा था और इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपन ने 3 क्लासेस में कंप्लीट किया। पढ़ने का तरीका अपना ये था, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपन ने बेसिक के साथ शुरू किया था, साइट्स के साथ। उसके बाद जो है उनके सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक, कल्चर और इन सबको अपन ने कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले के 3 वीडियो होंगे, उनको आप देख लीजिए। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर रखी है और नोट्स कैसे बनाना है वो भी उसमें बता रखा है। और जिन लोगों की ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस है उनको ये वीडियोस आप जो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, उसमें 2x कर लीजिएगा स्पीड यूट्यूब के उसमें। तो उसमें ये रहेगा कि जल्दी जल्दी अगर कोई चीज़ छूट रही होगी आपकी तो वो भी उसमें कवर हो जाएगी और आपका जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये सफिशिएंट है, ये पूरा कंप्लीट डिटेल में दिया गया है। तो ये अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद इतना डिटेल में 3 क्लासेस ले रखी है मैंने, आप उनको जाके पूरा देख लीजिए। अब जो दूसरा टॉपिक चालू होता है वो होता है वैदिक पीरियड, ठीक है, या पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा नाम है इसका प्री वैदिक या ऋग्वैदिक पीरियड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और तीसरा एक और है आर्यन पीरियड या आर्यन इन्वेजन इन इंडिया, ठीक है। जो आर्य वगैरह लोग थे वो लोग भारत में आए थे, उनके बाद ये सभ्यता या वैदिक पीरियड चालू होता है उनके साथ ही, ठीक है। तो ये तीनों एक ही नाम है, आपको जो समझ में आए वैसे लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अब जो है अपन चालू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री विद ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन। पढ़ने का तरीका वही रहेगा सब में। मैंने आपको बताया डिटेल में अपने को ये सब चीज़ें देखनी रहती है मेंस में, क्योंकि ये सब चीज़ें लिखने को आती है 11 मतलब 3 नंबर 5 नंबर या 200 वर्ड्स वाले में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप ये सब चीज़ें अपन ने देख चुके हैं। अब अपन वैदिक पीरियड चालू करेंगे। वैदिक पीरियड में पहला पीरियड जो आता है, वैदिक पीरियड चालू करने से पहले इसका एक बेस बनाना जरूरी है, इसको इंडस वैली से जोड़ना जरूरी है, ठीक है ना। अचानक से एक एक चीज़ नई नई चालू हो जाती है तो फिर लोग जोड़ नहीं पाते कि यार ये सब कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा बेस बनाने के लिए मैंने कुछ एक स्लाइड इसमें ऐड करी है, जिससे आपका बेस बन जाएगा कि चल क्या रहा था। मैंने आपको बताया वैदिक पीरियड जो होता है, प्री वैदिक या वैदिक एक ही चीज़ है ना। वैदिक पीरियड जो कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है जो बाद वाले 3 वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद वाला जो पीरियड होता है वो मेन या मैच्योर वैदिक पीरियड कहलाता है। उसके पहले एक पीरियड आया था ऋग्वेद वाला, जो पहला वेद था वो ऋग्वेद था। तो ऋग्वेद वाले पीरियड को ही प्री वैदिक या अर्ली वैदिक या पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन पीरियड कहा जाता है। तो अभी सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि क्या हुआ था पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन और प्री वैदिक को अपन जोड़ रहे हैं कि हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा में क्या इश्यूज आए थे और कैसे उसको अपन कोरिलेट करते हैं। द डिक्लाइन ऑक्योर्ड इन द, तो अपन ने देखा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो लगभग 1700 BC ईसा के 17वीं शताब्दी तक आते आते वो ख़त्म होना चालू हो गई थी, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द, और जैसे जैसे वो ख़त्म होना चालू हुई उसके लिए मैंने जो अभी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने कुछ कारण बताए थे आपको कि वो क्यों जो है वो ख़त्म हुई हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो कुछ इसमें थ्योरीज दी गई थी, अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातात्विक लोग, इन लोगों ने आपको अलग अलग थ्योरीज दी है। उस थ्योरीज के अनुसार जो है अपन ने ये डिटेल में देखा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई, कब हुई, क्या क्या हुआ। उनमें से एक थ्योरी ये भी थी कि आर्य जो लोग थे, आर्यंस जो लोग थे वो भारत में आए और उनके कारण ही या उन्होंने ही हड़प्पा सिविलाइजेशन को ख़त्म किया। एक कारण ये भी था, हालांकि उसके कुछ ड्रॉबैक भी थे, परंतु ये बात तो है कि आर्य आए ज़रूर थे भारत में, ठीक है। अब वो कहाँ से आए थे इसके बारे में भी बहुत सारे मिथ है, वो सारी थ्योरी आज देखेंगे अपन, ठीक है। तो पहले सबसे पहली चीज़ देखते हैं द डिक्लाइन ऑक्योर। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, द डिक्लाइन ऑक्योर्ड इन सेवरल स्टेज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत अलग अलग लेवल में या धीरे धीरे करके डिक्लाइन हुई है ना, ख़त्म हुई, एकदम से नहीं हुआ कि पूरी सभ्यता के हज़ारों साइट्स जितने भी शहर थे वो अचानक गायब हो गए, अचानक, ऐसा रातों रात नहीं हुआ। ये काफ़ी स्टेजेस में और सेंचुरीज में हुई, कई दशकों तक, कई शताब्दियों तक, सेंचुरीज तक, ये कई 100 सालों तक ये चीज़ें चलती रही और लगभग 250 साल के इस पीरियड में ये आते आते ख़त्म हो गई थी। द कोलैप्स ऑफ द अर्बन सिस्टम। अर्बन सिस्टम कहाँ पर था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, ठीक है ना। तो अर्बन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है, यही लिखा हुआ है। एट व्हाट डेट द अर्बन सोसाइटी ब्रोक डाउन। तो
तो ये बताया गया है द कोलैप्स ऑफ द अर्बन सिस्टम डज नॉट इम्प्लाई ए कंप्लीट ब्रेकडाउन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑल पार्ट ऑफ द इंडस रीजन. आफ्टर दैट मेनी डिस्टिंक्टिव अर्बन ट्रेड्स, द यूज ऑफ राइटिंग एंड द सील्स एंड द नंबर ऑफ द स्पेशलाइजेशन अर्बन क्राफ्ट डिसअपीयर्ड. द सक्सीडिंग एरा विच लास्टेड अंटिल द 1750 BCE मे बी कंसिडर्ड एज द पोस्ट हड़प्पा और पोस्ट अर्बन पीरियड. इन्होंने यही बात कर रखी है कि धीरे धीरे जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ख़त्म होने लगी, और परंतु उसके बाद आने वाली सभ्यता में जो है द सक्सीडिंग एरा विच लास्ट अंटिल द, और जो 1750 तक आते आते जो समय आ गया था उसको पोस्ट हड़प्पा या पोस्ट अर्बन एरा के नाम से जाना गया. ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे तो सबसे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को ख़त्म करने का जो सबसे एक यूँ समझ लीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मिथ या कहिए थ्योरी जो है वो है आर्यंस वगैरह का इन्वाजन हुआ. देखिए अपन लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद भारत में कुछ और नए लोग आए होंगे, तो नए जो लोग आए वो बाहर से आए हैं. जो बाहर से लोग आए हैं उनको आर्य सभ्यता या आर्य लोग कहा गया है. वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या था, कंसेप्ट क्या था और वो कैसे आए थे, उसके बारे में अपन देखेंगे. ठीक है ना. द एडवेंट ऑफ आर्यर्स. The Harappa civilization was followed by the another great civilization and the culture known as Vedic culture. और जैसे जैसे ये आर्यस वगैरह भारत में आए तो इन्होंने एक नया कल्चर यहाँ पर आके चालू किया, क्योंकि ये अपनी सभ्यता लेके आए थे, बाहर से आए थे, तो और बाहर से लेके आए थे तो वहाँ पर कुछ अलग कल्चर चल रहा था, और वहाँ से जो चीज़ें यहाँ पर आई तो उससे एक इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के आगे की नई चीज़ों की यहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट किया. तो वही लिख रखा है कि वहाँ से जो सिविलाइजेशन एक और जो नया कल्चर वहाँ से आया था उसी को वैदिक कल्चर कहा गया. जो वैदिक टेक्स्ट जो थे ये अर्ली वैदिक्स की बात चल रही है ना, ऋग्वेद और ऋग्वेद के पहले की बात चल रही है. ठीक है, तो ये देखेंगे क्योंकि ऋग्वेद द वैदिक टेक्स्ट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वैदिक कल्चर. द वैदिक कल्चर बिलीव्ड टू बी कंपोज बाय द इंडो आर्यंस. है ना, यहाँ पे लिखा हुआ इंडो आर्यंस, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडो आर्यंस. एक मिनट, ये लिखा हुआ इंडो आर्यंस, इंडो आर्यंस. ठीक है ना, इंडो मतलब अपन लोग और आर्यंस मतलब वहाँ के लोग. तो जो वैदिक कल्चर चालू किया था वो भारत में रहने वाले और आर्यंस इन दोनों का जो कोलैबोरेशन हुआ उसके बाद जो है वैदिक कल्चर चालू हुआ. ठीक है. द ऋग्वेद कंपोजर डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज एन आर्य. जो ऋग्वेद के जो कंपोजर थे जिन्होंने शुरुआत में ऋग्वेद लिखा था, ठीक है ना, तो ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद कोई एक साथ नहीं लिखा गया, एक किताब है ऋग्वेद, उसमें 10 चैप्टर है. वो 10 चैप्टर में कुछ लगभग 10-1000 ऐसी कुछ मतलब आपको मंत्र और ये सब मिलेंगे, तो भजन वगैरह सब है उसमें. तो जो ऐसा नहीं था कि वो एक साथ लिख दी गई किताब है, वो आज का ज़माना नहीं था. ऋग्वेद जो है कई 100 सालों तक लिखा गया. सबसे पहले उसका एक चैप्टर लिखा गया, वो कई 100 सालों तक लिखा गया, है ना. तो पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि एक किताब लिखना चालू करी, जो नया आदमी आया उसने किताब लिख दी. नहीं, किसी ने कुछ लिखा, बाद में किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा. तो बाद में इन जो पुरातात्विक जो लोग थे, आर्कोलॉजिस्ट जो थे, उन लोगों ने क्या किया, सारे पेजेस जितने भी मिले हैं उन सबको कार्बन डेटिंग करके पता किया कि पुराना कौन सा है, नया कौन सा है. उसके बाद उनको क्रमबद्ध जमाया. उसके बाद जो है पता चला कि अच्छा ये उसके एक कंटेंट तैयार हुआ उनका, उसको उन्होंने ऋग्वेद का नाम दिया है. ठीक है ना. तो ऋग्वेद कई 100 सालों तक लिखा गया था. तो आप इसको एकदम से ना समझे कि यार ये एकदम से कोई किताब लिख दी होगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं है ना. लंबे समय तक पहले कुछ लिखना वरना आता तो था नहीं लोगों को. तो ऋग्वेद की जो शुरुआती जो लोग थे जिन्होंने ऋग्वेद शुरुआत में लिखना चालू किया था, वो अपने आप को आर्य बोलते थे. ठीक है ना, आर्य लोग. और आर्य का मतलब क्या होता है, किंग्समैन या कंपेनियन. ठीक है ना. किंग्समैन का मतलब होता है साथी, हिंदी में इस शब्द का मतलब होता है साथी. ठीक है. कंपेनियन का मतलब भी होता है साथ में काम करने वाला या साथी. ठीक है ना. तो ये अपने आप को शुरुआत में जिन लोग ने ऋग्वेद लिखना चालू किया था वो अपने आप को सबका साथी बताते थे कि हम लोग सबके साथ में हैं और हम पूरे समाज को साथ में लेके चलने वाले हैं. और धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर इन द केम इट मीन्स टू. और धीरे धीरे जो है इन लोगों ने लिखना पढ़ना चालू कर लिया. और लिखना पढ़ने वाले लोगों को समझदार समझाया जाता था, योग्य समझाया जाता था, महापुरुष समझाया जाता था. तो धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को मैन ऑफ गुड फैमिली और नोबल व्यक्ति के रूप में, एक नोबल कल्चर के रूप में डेवलप किया कि हम जो है एक नोबल परिवार से आते हैं, एक नोबल सभ्यता से आते हैं, हम लोग आर्य लोग हैं, हमें पढ़ना लिखना आता है. तो शुरुआत में ये लोग ऐसे ही साथ मतलब कोई नया राजा अगर आपके साथ या कोई नया फ्रेंड आता है, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आपके साथ में घुसेगा, उसके बाद में जो है अपनी महानता दिखाता है. नॉर्मल बात है. देयर ओरिजिन एंड द इन्वेजन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट थ्योरीज. अब यहाँ पे वही चीज़ें आ गई है कि आर्य भी जो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई उसके कोई पक्के प्रमाण नहीं है, वैसे कि वैसे ही आर्य भी जो है
वो भारत में आए कहाँ से आए, ठीक है, अलग अलग थ्योरीज है, कहाँ से आए, कैसे आए, तो उन सब के बारे में अपन देखेंगे। बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, ठीक है, जितनी थ्योरी ये है मैक्सिमम थ्योरी मैंने कवर कर दी है। इसके अलावा भी ढेर सारी थ्योरियाँ हैं, इतना ज़्यादा थ्योरियाँ पूछेंगे नहीं आपको, ऐसे याद रखना जितनी जो मेन है वो मैं सारी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। आपको यही चीज़ें कंटेंट में अपने लेना है। सेंट्रल एशियन थ्योरी, सबसे पहले एक थ्योरी आई सेंट्रल एशियन थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी भैया प्रोफेसर मैक्स मुलर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक थ्योरी दी। ये एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला, एज पर दिस थ्योरी द आर्यन ओरिजिनली लिव्ड इन सेंट्रल एशिया। उन्होंने बोला कि आर्यन जो है, जो मेनली जो है वो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है ना। विद द स्टडी ऑफ द, और उनको ये चीज़ें कहाँ से पता चली? उनको ये चीज़ें पता चली कहाँ से? ये चीज़ें पता चली, एक ग्रंथ होता है जैंट अवेस्ता या अवेस्ता जिसको बोलते हैं, ये ईरान का एक ग्रंथ है, ये एक किताब है, पुरानी किताब है। जैसे ऋग्वेद जैसी एक वहाँ की किताब मिली है जिसको बोलते हैं ईरान की किताब या अवेस्ता, ठीक है ना। उन्होंने उसको स्टडीज़ किया और वहाँ के कुछ वेदों को स्टडीज़ करने के बाद उनको पता चला कि ही फाइंड्स, उनको क्या मिला, लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन देम ऑफ नॉट जस्ट वर्ड्स बट ऑफ द कंसेप्ट आल्सो। उनको ये मिला कि आर्यंस के बीच में और इन लोगों का जो जैन अवस्था था, ईरानी लोगों का जो एक यूनानी लोगों का एक जो लिटरेचर का एक किताब था, उन दोनों के इन्होंने जब कंपेयर किया लोगों ने, इन्होंने मैक्स मुलर ने, तो इनको पता चला कि इन दोनों ही किताबों में शब्द भी समान हैं और उनकी जो कंसेप्ट है, लिखने का तरीका है, जो शैली है, जो विचार है, वो भी लगभग समान है। तो इन चीज़ों से इनको लगा प्रोफेसर मैक्स मुलर को कि हो सकता है कि ये जो है सेंट्रल एशिया से आए हो, ठीक है ना। ये नॉर्मल बात है। ये सारी चीज़ें हुई। तो ये पहली थ्योरी क्या थी प्रोफेसर मैक्स मुलर की कि भैया जो आर्यंस है वो कहाँ से आए हैं? वो आए हैं अपने सेंट्रल एशिया से। अपन पढ़ रहे हैं आर्यंस का, सॉरी एक मिनट पहले, तो आर्यंस का इन्वेजन है ना इंडिया में। तो ये बता रहे हैं कि भैया आया कहाँ से रहे, पहले पता तो करे आया कौन कहाँ से। तो सबसे पहले सेंट्रल एशिया थ्योरी आ गई। फिर दूसरी थ्योरी आई है यहाँ पे यूरोपियन थ्योरी। और ये यूरोपियन थ्योरी किसने दी है? ये यूरोपियन थ्योरी अपने को दी है सर विलियम जोन्स ने, ठीक है ना। तो सर विलियम जोन्स ने क्या बोला? इन्होंने बोला है कि एज पर दिस थ्योरी द आर्यंस इनहेबिटेड यूरोप, कि भैया जी ये जो आर्यंस होते हैं वो यूरोप से आए थे। एंड वोएज्ड टू, वोएज्ड का मतलब होता है यात्रा करके, यात्रा करना, वोएज्ड टू वेरियस प्लेसेस, और यात्रा करके वो यूरोप से कहीं दूसरी जगहों पर चले गए, ठीक है। एंड द आर्यंस हु केम टू द इंडिया वर एन ऑफशोट ऑफ द यूरोपियंस। और वो ये बोल रहा है कि जो आर्यन भारत में आए थे वर एन ऑफशोट, ऑफशोट का मतलब होता है वंश, है ना, वंश, हिंदी में इसको बोलेंगे वंश, ठीक है, ऑफशोट ऑफ द यूरोपियन। तो वो यूरोपियन उसी के थे, जो यूरोपीय वंश के जो लोग थे वही भारत में आए थे। द प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी एस्टेब्लिश द रीजनेबल संस्कृत विद द यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है ना। और इस थ्योरी का बेस क्या है कि उनके जो साक्ष्य मिले हैं, जो लिटरेचर मिला है, उसमें संस्कृत मिली है और वो यूरोपियन लैंग्वेज के कुछ शब्दों से मैच खाती है। इस वजह से इन्होंने जो है बोला कि भैया वो यूरोप से आए थे। तो यूरोप ले दे के सब पता कैसे चलता है? लिटरेचर से पता चलता है। तो लिटरेचर पिछले वाले में सेंट्रल एशिया, उनको ईरान की किताब से उन्होंने कंपेयर किया कि वहाँ के जो किताब थी और यहाँ की किताब में शब्द सेम मिल गए, इसका मतलब ये लोग ईरान से आए होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी यही सब लिख चलता था। और यहाँ पे आके भी उन्होंने यही सारे ग्रंथ लिए उसी लैंग्वेज में और उसी शब्दों में लिखे हैं। फिर दूसरी थ्योरी आ गई ये यूरोप वाली। इन्होंने पता किया कि यहाँ पे आके उन्होंने जो लिखे थे वो यूरोप वाली सभ्यता से मिलते हैं, यूरोप वाले लिटरेचर से, आर्ट से मिलते हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया वो यूरोप से आए थे। और तीसरे महान आदमी आए हैं नॉर्थ पोल, द थ्योरी ऑफ नॉर्थ पोल और आर्कटिक थ्योरी। अब ये तीसरी थ्योरी है। तीसरी थ्योरी क्या बोलती है? इस थ्योरी को दिया है, ये इंपॉर्टेंट है ना भैया, बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। ये स्वतंत्रता सेनानी है जो, और जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगा तब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत पूछा जाता है ये। अकॉर्डिंग टू द बाल गंगाधर तिलक द नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन्स वाज, ये आर्कटिक और अंटार्कटिका दो अपने पास जो है पोल होते हैं पृथ्वी में, एक ऊपर पोल होता है और एक नीचे पोल होता है। पोल मतलब ध्रुव, ठीक है, जहाँ बर्फ़ जमती है। ऊपर अगर अपन देखेंगे तो साइबेरिया, जो रशिया के ऊपर वाला जो एरिया होता है, पोल बोलते हैं उसको। और नीचे अगर देखेंगे तो इंडियन ओशन के और नीचे जाते जाते हैं तो वहाँ पे अंटार्कटिका पड़ता है, वहाँ पे भी बर्फ़ ही बर्फ़ है, ऊपर और नीचे बर्फ़ होती है, ठीक है ना। 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला कंसेप्ट होता है वहाँ पे आर्कटिक में ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ का कंसेप्ट अलग है, ठीक है ना। तो आप ये बोल रहे हैं तो कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला कि जो आर्य आए थे वो नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन से आए थे, है ना। आर्कटिक में भी और ऊपर,
सबसे ऊपर नॉर्थ आर्कटिक के भी ऊपर, मतलब पृथ्वी का जो ऊपर वाला छोर है ना, जो बिल्कुल पॉइंट रहता है, जो गोला है उसके ऊपर, ये यहाँ से आए थे और ऊपर उसके ऊपर से आए थे, है ना। यहाँ पे जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग रह पाते हैं। साइबेरिया का कभी आपने देखा हो, बहुत ठंड पड़ती है, -50, -30, -40 तो वहाँ आम बात है ना। कभी कभी तो -70, -80 भी चला जाता है टेम्परेचर, -72, 67, ये वहाँ आम बात है, ठीक है ना। तो और ऊपर जाते जाएंगे तो और बढ़ता जाता है। इतनी ठंड में रह पाना मुश्किल है। पर इन्होंने बोला है क्या, बाल गंगाधर जी ने, कि भैया जो ये आर्य आए थे वो नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन से आए थे, ठीक है ना, और यही उनका होम था। ही कमेंटेड दैट द ऋग्वेद कंपाइजेस ऑफ द स्पेसिफिक रेफरेंस टू द प्लेसेस वेयर द हार्श कोल्ड एंड द लॉन्ग डेज एंड द नाइट्स ऑफ द 6 month ईच इज फाउंड। इनका ये बोलने का जो आधार है वो ये है कि ऋग्वेद में कहीं पर ये लिखा हुआ है, आर्यंस ने अपने बारे में, कि हम वहाँ से आए हैं जहाँ पे जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती थी और बहुत लंबी सर्दियाँ होती थी, बहुत लंबी लंबी जो है वहाँ पे सीजन्स चलती थी। तो उस बेसिस पे जो है, हालांकि ये इन्होंने कोई उस पर वो तो नहीं किया, ये हर चीज़ थ्योरी पे बेस्ड है, किसी ने बोला उस बेसिस पे इन्होंने ये दे दिया, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द डे अपने को सारी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना, उससे अपने को स्थिति क्लियर होती है कि आए कहाँ से थे, ठीक है। तो ये थी नॉर्थ पोल की थ्योरी। उसके बाद है, एक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या बोला था कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे, वो आए थे तिब्बत से, ठीक है। तो इन्होंने ये कंसेप्ट दिया। फिर उसके बाद आता है कुछ और थ्योरी आती है, जैसे इंडियन थ्योरी। कुछ और लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में कहा है, जैसे एक एसी दास हैं, ये भी आर्कोलॉजिस्ट हैं। He acknowledged this theory. According to this theory, the Aryans were the resident of the सप्त सिंधु। सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा था भैया? सप्त सिंधु रीजन, ठीक है ना। वही 7 प्रदेश, 7 नदियों वाला प्रदेश, सिंधु प्रदेश, सिंधु नदियों वाला, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि जो आर्यंस थे, कोई बोल रहा सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई बोल रहा यूरोप से आए थे, कोई बोल रहा है भैया तिब्बत से आए थे, ठीक है ना, कोई बोल रहा है जो है वो आर्कटिक वहाँ से आए थे, ऊपर से ठंड में बर्फ़ से, साइबेरिया के ऊपर से। तो इन्होंने भी बोला कुछ, इन्होंने बोला कि भैया जो आर्यस थे वो ऑलरेडी यहीं पर रहते थे। सप्त सिंधु जो एरिया था, सप्त सिंधु रीजन जो था, दिस रीजन वाज फ्रॉम द, और ये रीजन कहाँ से बनता था? ये बनता था इंडस नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी का जो रीजन है, इंडस नदी से सरस्वती नदी तक का जो रीजन है, उसके रीजन को बोलते थे सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है ना। तो सरस्वती नदी जो है ये राजस्थान में, ऐसा ये अब ख़त्म हो चुकी है। सरस्वती नदी की केवल प्रमाण भी नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि वो रेगिस्तान में, राजस्थान में जो है वो नदी कहीं सूख गई है, ठीक है ना। तो पर वहाँ से लेके ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो और ये सब जगह सरस्वती नदी का जो है कंसेप्ट भी आता है। तो ये अपन को याद रखना कि इंडस से लेके, पंजाब से लेके नीचे तक सरस्वती तक, और कश्मीर से लेके पंजाब तक, वही सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, एरिया वाइज भी इन्होंने बांट दिया है। जो है ये रीजन फैला हुआ था, ठीक है ना। इंडस नदी कहाँ है? ऊपर है, कश्मीर में है, ठीक है। सिंधु, कश्मीर और हरियाणा उस सब में बहती है ये, ठीक है ना। तो इंडस नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी है बहुत सारी। द सेक्रीफाइस्ड रिचुअल्स ऑफ द वैदिक आर्यंस। इंडस नदी जो है ना वो एक्चुअली क्या है कि अपने यहाँ ट्रिब्यूटरीज बहती है। इंडस नदी की बहुत सारी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन 5 जो सहायक नदियाँ हैं वो बहती है, ठीक है। और वो 5 नदियाँ मिलकर ही इंडस नदी बनाती है। परंतु ये जो एरिया है इन 5 से मिलके और ही बन रहा है, तो ये जो पूरा एरिया होता है इसको इंडस रीजन बोलते हैं। जो 5 नदियाँ जो है ना, रावी, सतलज, ब्यास, जेनाब, ये सब। तो ऊपर पंजाब से लेके अगर आप नीचे तक जाएंगे राजस्थान तक, है ना, या कश्मीर से लेके आप राजस्थान तक जाएंगे, तो उन सबको जो है पीरियड, उन सब के जो एरिया को है सप्त सिंधु प्रदेश बोला जाता था। द स्पेसिफिक रिचुअल ऑफ द वैदिक आर्यंस पॉइंटेड टू देयर इंडियन ओरिजिन, है ना। अब इन्होंने क्या बोला है कि कहीं कहीं पे जो रिचुअल्स होते थे वो इंडियन ओरिजिन के अनुसार होते थे। तो भारत में भी वही रिचुअल्स होते थे जो उन्होंने उसमें लिखे हैं। इसका मतलब वो यहीं के थे, हो सकता है थोड़ी पीछे या दूर रहते हों, बाद में आगे आए हों। तो इस प्रकार से द ऋग्वेद मेंशन द नेम ऑफ द रिवर ऑफ द रीजन, है ना। और ऋग्वेद में जो है इन नदियों के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। द फ्लोरा एंड फोना व सिमिलर टू द हिमालय रीजन, ठीक है ना। वो जो फ्लोरा और फोना मतलब जो फूल होते हैं, फूल और फोना मतलब होता है जो जीव या मनुष्य, जंतु, ठीक है। इनकी जो बातें लिखी गई है वो भी इंडियन टेरिटरी के अनुसार ही
बताती है। इस थ्योरी से पता चलता है कि इंडियन थ्योरी के अनुसार वो लोग ऑलरेडी सप्त सैंधव या भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान इसी एरिया के वो लोग थे। तो अपन ने यहाँ पे इतनी सारी थ्योरियाँ देख ली। सेंट्रल एशिया थ्योरी, आर्यंस के आने की 5 थ्योरियाँ, सेंट्रल एशिया थ्योरी, उसके बाद है यूरोपियन थ्योरी, उसके बाद है अपनी नॉर्थ पोल थ्योरी, फिर है तिब्बत की थ्योरी, फिर अपनी इंडियन थ्योरी। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको कि आर्यन का कहाँ ठिकाना था, ये कहाँ से आए थे। ठीक है, अब वो आ तो गए, है ना। अब आने के बाद क्या किया भैया उन्होंने, अब वो देखेंगे अपन, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया होगा, तो ये लिखा है एडवेंट ऑफ आर्यंस। द आर्यंस स्टार्टेड देयर जर्नी टू द वेस्ट एशिया टुवर्ड्स इंडिया अबाउट 2000 BC। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है कि आर्यंस जो है वो भारत की तरफ या वेस्ट एशिया की तरफ जो है इस अपने एरिया में आने के लिए लगभग 2000 BC, ईसा से 2000 साल पहले आगे बढ़े। आए नहीं थे, वहाँ से निकले थे। ठीक है ना। पहले कोई ऐसा तो था नहीं ट्रेनें वैनें चल रही हो, ऐसा कुछ, है ना। धीरे धीरे पैदल आते रहे, कई 100 साल तक वो एक एरिया में रुके। फिर जो नए अगली जो जनरेशन हुई उनकी, वो थोड़ा और आगे गई खाने की तलाश में, ठीक है, पानी की तलाश में। फिर जो अगली जनरेशन हुई अगले 50-100 साल बाद, वो फिर थोड़ा और आगे गई थोड़ा। तो ये कई 100 सालों तक चली है ये प्रोसेस, है ना, एकदम नहीं आ गए वो तुरंत। तो ये आर्यंस स्टार्टेड देयर जर्नी टू द वेस्ट एशिया टुवर्ड्स द इंडिया, और ये 2000 BC में इन्होंने अपना काम चालू किया भारत की ओर बढ़ना। ठीक है ना। तो अभी भारत की ओर बढ़ना तो जिन्होंने चालू कर दिया। ठीक है, द फर्स्ट स्टॉप, और सबसे पहले वो भारत में नहीं आए, वो सबसे पहले ईरान में रुके। ठीक है, और वो ईरान में रुक गए। ठीक है, और पहले कोई इंडिया नाम तो होते ही नहीं थे, पहले तो सब ऐसे ही चल रहा था। ठीक है ना। तो वो जहाँ पे भी रुक गए, जहाँ पानी और खाना मिल गया वहाँ पे वो लोग रुक गए, तो ईरान में रुक गए। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट बेच ऑफ द आर्यन, जो पहली बेच आई थी आर्यन की, ठीक है ना, वो पहली बेच आई थी 1500 BC में। 1500 BC मतलब वो 2000 से 1500, 500 साल में वो भारत पहुँचे, है ना। तो इससे आपको समझ में आता है कि पहले वहाँ पे कुछ पता नहीं था कि कहाँ पहुँचना है। जहाँ खाना और पानी मिल गया वहाँ रुक गए, और कई 100 साल निकाल दिए वहीं सभ्यताओं ने। फिर जो नई जनरेशन आई वहाँ पे खाना पानी ख़त्म हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो भी स्थिति बनी जो है एग्रीकल्चर के हिसाब से या और जो भी नॉलेज मिला उससे वो और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते 2000 से 1500 सालों में वो भारत तक पहुँच ही गए। ठीक है ना। दे गॉट इनटू द कॉन्फ्लिक्ट्स विद द, और जैसे वो भारत में आए तो भारत में यहाँ पे भी कुछ लोग ऑलरेडी रहते थे, है ना, जो हड़प्पा के बाद में यहाँ पे भारत में कुछ लोग बच गए थे, तो उनको बोला जाता था दासाज और दस्यूज। ठीक है ना। तो दासा दस्यूज ये लोग थे जिनसे उनकी जो है ना, ये लिखा हुआ है दे गॉट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ओटोचेट्रोनस। इसका मतलब होता है वंशज, या सॉरी वंशज नहीं, मूल निवासी। इसका मतलब होता है मूल निवास, और इनहेबिटेंट का मतलब निवासी। जो भारत के मूल निवासी थे उनको दासाज बोलते थे, है ना। तो वो जब वो लोग भारत से आए तो इन लोगों ने उनका विरोध किया, और फिर लड़ाई वड़ाई हुई होगी। ठीक है ना। और उसी में जो है पूरा गेम बदला बाद में। वाइल द दासाज डिडंट प्रोवोक मच टू वायलेंस। ठीक है ना। दो चीज़ें थी, एक तो दास थे और एक थे दासयुक्ताया। ठीक है ना, दासयुक्तिया। ठीक है। या तो अब इसमें दास्यूज और दाशाज, ये दो नाम याद रखना आपने, दास्यूज और दाशाज। तो दाशाज जो लोग थे वो तो ज़्यादा इन्होंने आर्यन से लड़ाई करी नहीं, ये चुपचाप अलग हो गए। परंतु एक दूसरी जो जनजाति थी वो थी दास्यूज की, उन्होंने इनसे बहुत लड़ाई हुई आर्यों से। ठीक है ना। और इसके बारे में ऋग्वेद में बहुत जानकारी भी मिलती है कि जब हम लोग भारत में आए, आर्यन लोग लिख रहे हैं कि हम जब भारत में आए तो इन लोगों ने तो हमारी जो है आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु दास्यूज नहीं कर पाया, और उनसे हमारी बहुत लड़ाई हुई, और जो है फिर हमने इनको निपटाया होगा, जो भी है। ठीक है ना। तो ये स्थिति है। ठीक है ना। उसके बाद इंद्रा इज ऑल्सो मैंशनड एज ए पुरांदर इन द ऋग्वेद विच लिटरली ट्रांसलेट इनटू द ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स। ठीक है। इंद्र के बारे में लिखा हुआ है, भगवान के बारे में। ठीक है ना। तो इंद्र जो है वो उसको ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से जाना गया है, इंद्र भगवान को पुरंदर। ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। ठीक है ना। ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स मतलब किलों को तोड़ने वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से आर्यन ने इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था उस जमाने में, है ना। ये शंकर, शिव और हनुमान जी, राम वगैरह, ये सब को इतना वो नहीं था कुछ भी। उस ज़माने में जो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान होते थे वो इंद्र होते थे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पानी होता था। बात खत्म हो गई। ठीक है ना। द मेंशन ऑफ द प्री आर्यन फोर्स कुड हैव बीन हड़प्पन सेटलमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आर्यंस आए और ये सारी चीज़ें चालू हुई। जैसे वो आए
वो जो है वो 500 साल में तो भारत पहुँचे। सबसे पहले वो ईरान पहुँच गए थे, ईरान के बाद भारत पहुँचे। भारत में पहुँचते ही वहाँ पे 2 जनजातियाँ मिली, एक तो दासास और एक दस्यूज। दासास से ज़्यादा लड़े नहीं, पर दस्यूज जो है उनको बहुत लड़ाई वड़ाई हुई उनकी, और उन्होंने फिर उनको निपटाया, ठीक है ना। बाद दस्यूज की हालत ख़राब कर दी। उन्होंने एक भगवान का भी जिक्र किया जिसका नाम इंद्र था, और वो जो है उसको जो है ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से भी जाना गया है। उन्होंने इंद्र को पुरंदर लिखा। उसके बाद क्या हुआ कि आर्यन जो थे वो जीत गए लड़ाइयों में। भारत में जितनी भी जनजातियाँ थी, दास, यूज और ये जितने भी थे, उन सब से जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि दे पोजेस्ड बेटर आर्म्स, उनके पास हथियार अच्छे थे, कोर्स ऑफ मेल्स, ठीक है ना, और चेरियोट्स ड्रिवन बाय हॉर्स, उनके पास हथियार अच्छे थे, और रथ थे। चेरियोट का मतलब होता है रथ, घोड़ों से दौड़ने वाले जो रथ होते हैं। भारत में ये सब चीज़ें चलती नहीं थी, पता ही नहीं होगा, तो वहाँ पे तो रथ ले लेके आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे पैदल पैदल दौड़ रहे, पैदल दौड़ते थक गए, और रथ तो थकते नहीं हैं, घोड़े तो थकते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो जीत गए। द आर्यंस इंगेज्ड इन 2 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और भारत में आने के बाद आर्यन जो है वो 2 कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए। ये कॉन्फ्लिक्ट को मैं डिटेल में पढ़ूंगा अभी, है ना। 2 कॉन्फ्लिक्ट कौन से थे? एक तो वो खुद ही आपस में लड़ने लगे, क्योंकि बहुत सारी जनजातियाँ आर्यन की अलग अलग आने लग गई एक के बाद एक। तो उस एरिया जैसे जहाँ पर पानी अच्छा है, ज़्यादा है, ठीक है ना, जहाँ पे मौसम अच्छा है, फसल उग रही है, तो उस एरिया में रहने के लिए लोग लड़ने लग गए होंगे। तो उसलिए एक तो लड़ी वो थी जो खुद ही आपस में ये लोग अपनी ही एक दूसरे कुनबे से लड़ रहे हैं, और दूसरी कौन सी लड़ी थी? वो आकर यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनसे लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लड़ाइयाँ चालू हो गई थी। डिटेल में इनको देखेंगे कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई है इनके साथ। द आर्यंस वो डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइब्स, ठीक है ना। एक मिनट, पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। द आर्यंस वो डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइब्स, ठीक है। 5 ट्राइब्स में आर्यंस डिवाइड हो गए, और इन 5 ट्राइब्स को बोला गया पंचजना, ठीक है ना। पंचजना, 5 मतलब ये समझ लो कि 5 कुनबे आए वहाँ से, 5 ग्रुप आए वहाँ से, और उन 5 ग्रुपों को जो है पंचजना बोला गया, ठीक है ना। और ये पंचजना का कंसेप्ट उन्हीं में ऋग्वेद में लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये अपन चीज़ दोनों देख रहे थे। उसके बाद आएगा द रूलर ऑफ आर्यन क्लेन। क्लेन का मतलब होता है वी आर आर्यन क्लेन, ठीक है ना, यूँ समझ लो कि वंश टाइप, ठीक है ना। द रूलर ऑफ आर्यन क्लेन वाज भरत एंड त्रिष्टु असिस्टेड बाय द प्रिस्ट वशिष्ठा, ठीक है ना। तो एक आर्यन की एक क्लेन थी, ठीक है ना, उसमें एक आर्यन का एक कुनबा जो था उसका राजा था एक भरत, ठीक है ना, और त्रिष्टु, ठीक है ना, और उनका एक पुजारी था। पुजारी का मतलब यूँ समझ लीजिए गुरु, ठीक है ना, गुरु होता था ना। तो जो गुरु हैं, जैसे अलेक्जेंडर, ठीक है ना, का गुरु था, ठीक है। जैसे चाणक्य जी थे वो गुरु थे अपने चंद्रगुप्त मौर्य के। अरस्तु जो था वो अलेक्जेंडर का था। तो इस प्रकार से जो है आर्यन का जो एक क्लेन था, एक जो कुनबा उनका भारत में आया था, उसका राजा था एक भरत, और उसके साथ एक और राजा था त्रिशु, और इनका एक साथ एक जो है था गुरु था, वो था वशिष्ठ, है ना। ये वही है गुरु वशिष्ठ, जिसको आपने सुना होगा पहले कहीं ना कहीं, ठीक है ना। द कंट्री भारतवर्ष वॉज नेम्ड आफ्टर द किंग भरत, थे ना, और भारत का नाम भारतवर्ष इसी भरत आर्य इसी राजा के नाम पे बाद में रखा गया। आर्यंस वॉज पेस्ट्रोलरिस्ट, दे डिडंट प्रैक्टिस सेटल्ड एग्रीकल्चर, है ना। तो इसका मतलब ये है, वो थोड़ा सा बोलने में ऐसा लहरा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आर्यंस जो है ना वो कहीं पर एक जगह रुक के कभी भी खेती नहीं कर पाए, ठीक है। उनको पता ही नहीं था उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इधर से इधर भागते रहते थे, नोमैड टाइप, है ना, मतलब इधर से इधर यहाँ से वहाँ चलते रहे। तो इस प्रकार से जो है वो कभी भी एक सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं कर पाए, ठीक है। इसीलिए वो घूमते रहे, और उन्होंने बाद में घूमते घूमते भारत में आए। दे टेम्ड मेनी एनिमल्स बट द हॉर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ देम। इसमें कहा गया है कि उनके पास टेम्ड का मतलब होता है पालतू पशु, है ना, पालतू, पालना या पालतू पशु, ठीक है। तो उन्होंने दे टेम्ड मेनी एनिमल्स, उन्होंने पाले बहुत सारे पशु, परंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसका नाम मिलता है वो है घोड़ा। घोड़े के रथ पे दौड़ते थे तो घोड़ा तो रहा ही होगा, ठीक है। तो उनको इन सब चीज़ों का आइडिया लग गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आर्यंस के बारे में कुछ ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कभी टर्मोलॉजी पूछ ले, ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो अगर आप इस प्रकार के टर्म यूज़ करेंगे, अगर पूछा जाता है तो आप उससे अच्छा एक थोड़ा सा रहेगा। तो गोपत क्या होता था? मैन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ काउज, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जो काउज, जिसके पास सबसे ज़्यादा काउज होती थी। गविष्टि क्या होता था? ठीक है ना, सर्च फॉर द
काऊ को गविष्टि बोला जाता था। गोहन किसे बोला जाता था? गेस्ट हु वर सर्व्ड बीफ, ठीक है ना। तो गेस्ट जिसे बीफ सर्व किया जाता था या मांस या जो भी होता है उसको सर्व किया जाता था, है ना। ये वर सर्व्ड लिखा हुआ है ना, ये पैसिव वॉइस है, ये वर सर्विंग नहीं लिखा है, वर सर्व्ड लिखा है। वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना। बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस आ गया इसमें। तो गेस्ट हु वर सर्व्ड बीफ, है ना, जिसे दिया जा रहा था। दुहित्रा क्या है? दुहित्रा ए पर्सन मिल्किंग द काउ, जनरली फीमेल, है ना। एक ऐसी काऊ का गाय का दूध निकालने वाले पर्सन को। और गोधूली, गोधूली को शब्द का मतलब है ऑनसेट ऑफ द इवनिंग। जैसे शाम को अपने आजकल जो पत्रिकाएं आती है, आपने शादी वगैरह की पत्रिकाएं अगर देखी हो तो उसमें लिखा रहता है ना खाने का समय गोधूली बेला से आपके आगमन तक, ऐसा लिखा रहता है। तो गोधूली वही है ये, है ना। ऐसा समय जहाँ पर ना तो रात होती है ना दिन होता है, ऐसा बीच का समय जहाँ पे मतलब रात भी होने वाली हो और दिन भी खत्म हो रहा हो, पर वो ना तो रात हो ना दिन हो, है ना। शाम वाला जो समय होता है 6:30 7 के बीच वाला, वो वाला समय को गोधूली बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो ये सारी टर्म है, ये सारी मिली है ऋग्वेद में, आर्यंस के स्क्रिप्ट में इन सबको बोला गया था। तो कभी आपसे ये बस इतना याद रखना, इसको बस इतना ही है। अगला है अर्ली वैदिक एज या ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है ना। अब आगे बात समझ, अब अपन आ जाते हैं मेन कंटेंट पे कि भैया चल क्या रहा था, ठीक है ना। ये लिखा है तो द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन। अब ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन चालू कहाँ से हुई? अभी अपन ने पढ़ा कि वहाँ से आए थे, वहाँ आ गए, ये आ गए, सप्त सेंधव से आए थे, सेंट्रल एशिया से, वहाँ से तो वो आ गए, फिर यहाँ पे रहे कहाँ कहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके इन्होंने लिखा है द अर्लीस्ट इंडो आर्यंस कवर्ड ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने बोला है कि जो अर्लीस्ट इंडो आर्यंस आए थे, जो शुरुआत में इंडो आर्यंस आए थे 1500 BC में, वो कहाँ कर रहे हैं? वो अफगानिस्तान में आकर रुके थे, भारत में पंजाब में, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश तक फैल गए थे वो, ठीक है ना। अफगानिस्तान से उत्तर प्रदेश तक फैल गए थे वो, ठीक है ना। सम रिवर्स ऑफ अफगानिस्तान सच एज द रिवर, और इसी उन्होंने कुछ बताया है कि वहाँ पर क्यों फैले थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ नदियाँ थी और उन्हीं नदियों के आसपास सभ्यता पनपी, लोग पनपे, ठीक है ना। तो वो कहाँ पर थे? अफगानिस्तान में एक नदी है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं काबुल नदी, ये आज भी है ना, अफगानिस्तान की मेन नदी है ये। सच एज द रिवर खुबा, इसको पहले खुबा बोलते थे, काबुल नदी के आसपास, और भारत में इंडस या सिंधु नदी के आसपास, और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, सिंधु नदी की 5 जो सहायक नदियाँ हैं ट्रिब्यूटरीज, उनके बारे में भी ऋग्वेद में जानकारी मिलती है कि हम जो लोग हैं ऋग्वेद वाले लोग, सॉरी मतलब जो आर्यन लोग जो आए थे, कि भैया हम लोग अफगानिस्तान से लेकर वहाँ तक फैले हुए थे, और हमारी जो हम किन किन नदियों के किनारे थे, इन नदियों के नाम के बारे में नाम लिखे, मतलब वो लोग जानते थे, है ना, वो लोग जानते थे, मतलब वो वहाँ रहे होंगे तभी जानते हैं, नहीं तो वहाँ से कैसे पता चलता। द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ, और 5 नदियाँ कौन सी है? जो सिंधु की सहायक नदी है वो है झेलम, झेलम का नाम होता है वितास्ता, है ना, पुराना नाम है, वितास्ता के नाम से जानते थे। ये आज का नाम झेलम है, उस ज़माने में इसको वितास्ता बोलते थे। ब्यास नदी, उस ज़माने में इसको बिपाशा बोलते थे। ये विपाशा है ना, बिपाशा बसु वाला नहीं है ये। अब एक है चेनाब नदी, इसको अस्किनी, ये नाम याद रखना भी है ना, क्योंकि इन नदियों के किनारे बहुत सारे युद्ध हुए हैं, और जब युद्ध की डिटेल लिखते हैं ना तो फिर उसमें चेनाब नहीं लिखेंगे, उसमें अस्किनी लिखेंगे, ठीक है ना, ये याद रखना। उसमें फिर झेलम नदी नहीं लिखेंगे, उसमें वितस्ता का लिखेंगे, वितस्ता के बारे में साइड में ये लिखेंगे। अभी ब्रैकेट में जैसे ये लिखा ना, फिर ब्रैकेट में वो आएगा। रावी नदी को बोलते थे पुरुषनी, सतलुज नदी को बोलते थे सतुद्री। अनदर रिवर मेंशनड इन दिस सरस्वती, और सरस्वती के बारे में भी इन्होंने लिखा है, जो मैंने आपको बताया था। द होल रीजन इन विच द आर्यंस फर्स्ट सेटल इन इंडिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ 7 रिवर, और पूरी आर्य जहाँ भारत में आकर रहे थे, उस पूरे रिवर्स उस एरिया को 7 नदियों का शहर या एरिया कहा जाता है। 5 तो ये हो गई, ठीक है ना, काबुल हो गई, और एक सरस्वती हो गई, ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब बात करेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद। इसके बारे में आ सकता है 3 नंबर में, 5 नंबर में। हर जो स्लाइड मेरी चल रही है ना, उससे कहीं ना कहीं 3, 5 और जो अपने बड़ा 11 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी बनाए जा सकते हैं, कुछ भी बनाए जा सकते हैं, आपको ओवरऑल करना है। इसलिए मैंने जितनी भी स्लाइड कवर करी है उसको इंडिविजुअली इतना वो कर दिया है कि वो 3 नंबर में आप खुद ही उसमें सफिशिएंट है, वो 5 नंबर में सफिशिएंट है वो, और 11 नंबर में भी सफिशिएंट है वो, ठीक है। आपको लिखने का तरीका है, पूरा कंटेंट यहाँ दे दिया है मैंने, आपको लिखने का और अपने नोट्स बनाने का तरीका आपको बता रखा है
कि आप जो है रजिस्टर में आधा पेज मेरे नोट्स का लिखें, और उसके बाद जब भविष्य में धीरे धीरे आप नई नई चीज़ें सीखेंगे उसको उसी पेज में उसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे अपने पास एक पेज तैयार हो जाएगा इस पूरी एक चीज़ का। ठीक है, अब उसमें क्या रहता है कि जैसे एक आप अगर ऐसी चीज़ अपन देखें, ठीक है ना, तो कभी कभी अलग अलग नोट्स मत बनाना कि यहाँ से पढ़ लिया, इन टीचर से पढ़ लिया तो ये इसकी एक कॉपी बना ली, एनसीईआरटी उठा ली तो उसकी एक कॉपी बना ली। ठीक है, फिर कोई नोट्स उठा ली उसकी एक कॉपी बना ली, खुद ही पढ़ रहे 50 जगह से तो उसके एक नोट्स बना लिए। तो इतना जगह से अगर आप यही पढ़ते रहेंगे और इतनी जगह लिखेंगे ना तो आपको कभी याद नहीं होना है और इतना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कुछ समझ में नहीं आना है। हमेशा चीज़ों को कंसाइज करें, कंसाइज होगी तो हमेशा एट द एंड आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो अगला है ऋग्वेद, और ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शायद आया भी था 3 नंबर में, मेरे को शायद ऐसा याद आ रहा है। तो ऋग्वेद के बारे में पूछ सकते हैं 3 नंबर 5 नंबर में, छोटा सा क्वेश्चन कि भैया बता दो ऋग्वेद डेफिनेशन के तौर पे। ठीक है ना, तो ऋग्वेद इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ द हिंदुइज्म। तो ऋग्वेद जो है वो हिंदुइज्म का सबसे पवित्र, ठीक है ना, टेक्स्ट माना गया है। 1 मिनट में पेन ले लो, इसमें पेन बार बार लेना पड़ता है, अपने आप नहीं आता इसमें। ठीक है ना, तो ऋग्वेद इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुओं का सबसे पुराना और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, पवित्र, आदरणीय। इट हैज़ फैसिनेटेड स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस एंड एंटीक्यू। इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा एंड डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल इन इंडिया। ठीक है, ये बात सफिशिएंट है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना और सबसे पवित्र हिंदुओं का ग्रंथ माना जाता है, और इसमें इसको जो स्कॉलर्स और हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, उन लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा रुचि रही है, क्योंकि एक तो पुराना बहुत है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये सबसे पुराना एक ग्रंथ भी है, वेद भी है। ठीक है ना, और जिसने इस ग्रंथ ने जो है अर्ली वैदिक पीपल, जो अर्ली वैदिक लोग आए थे भारत में, उनके बारे में अपने को बताया है कि कैसे लोग थे। यूनेस्को ने भी ऋग्वेद को ऋग्वेद को लिटरेचर इस लिस्ट में डाला है, जो वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज की साइट की लिस्ट में डाला है। ठीक है ना, कि जहाँ से वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज के बारे में, मनुष्य के बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन मनुष्य के बारे में। तो यूनेस्को ने भी इस किताब को, ऋग्वेद को जो है एक हेरिटेज के रूप में, एक इम्पोर्टेंट चीज़ के रूप में जो है जगह दी है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एशियंट इंडियन कलेक्शन ऑफ वैदिक संस्कृत है। ठीक है ना, हम का मतलब होता है भजन। ठीक है ना, भजन का मतलब अपन वो लंबे लंबे भजन जो सुनते हैं वो वाले भजन नहीं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, दोहा टाइप, उस प्रकार से जो है कुछ न कुछ चीज़ें इसमें संस्कृत में लिखी हुई थी। तो ये कलेक्शन है, हिंदुओं का कलेक्शन है, इंडियन कलेक्शन है वैदिक संस्कृत हिम्स का। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है ना, इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये किसी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा हुआ सबसे पुराना टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब किताब है। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्ली 1700 BC, और ये 1700 BC से चालू हो गया था जब से आर्यन आए थे। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। जो ऋग्वेद है वो 10 चैप्टर का है, या 10 जो ऋग्वेद है वो 10 चैप्टर का है, या 10 किताबें कह दें, या 10 मंडल्स कह दें। जनरली इसको मंडल बोलते हैं, मंडल कह दें। ठीक है ना, मतलब एक किताब है ऋग्वेद, तो ये एक किताब नहीं है, इसके अंदर 10 किताबें हैं। ठीक है ना, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब। ठीक है ना, और इन सारी किताबों को कहा जाता है मंडल। अगर आप इनको किताबें नहीं समझना हो तो ऋग्वेद में है जो 10 चैप्टर है। ठीक है ना, उन 10 चैप्टरों को कहा जाता है मंडल। कुछ भी समझ लो, ठीक है ना, अपने को मतलब है मंडल से। ठीक है, वो किताब के तौर पे लिखी हुई है, चैप्टर के रूप में लिखी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, और इसमें जो है 10,600 वर्ष लिखे हुए हैं और 1,228 जो है भजन लिखे हुए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है इतने मोटे ग्रंथ में लिखी हुई है, और ये जो है ऋग्वेद है। ठीक है, तो आप इसको 1 मिनट देखें, मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। ठीक है, तो ये है भैया। ठीक है ना, अब इसके बाद अपन अगला देखेंगे। ठीक है, तो अब जो 10 मंडलों की बात कही गई थी कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, उन 10 के बारे में देख लेते हैं कि किसमें 10 जो चैप्टर बोले हैं। ठीक है, ऋग्वेद डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स विच आर नोन एज मंडल। जो 10 किताबें हैं या 10 चैप्टर हैं,
उनके बारे में देख लेते हैं कि किस मंडल में या किस चीज़ में क्या है, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए। देखेंगे तो जो पहला मंडल होता है, जो पहली चीज़ है, महिमा मंडल नहीं, ये मंडल है, ठीक है। तो द मंडल 1 इट इज़ प्राइमरली डेडिकेटेड टू द इंद्रा एंड अग्नि। ये जो पहला जो चैप्टर है ये बेसिकली जो है भगवान के ऊपर लिखी गई है पूरी किताब ऋग्वेद में। और जो पहले चैप्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी को बताता है, इम्पोर्टेंट पर्सन को बताता है। तो मैंने आपसे पहले बताया था इंद्र जो थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो इंद्र को और अग्नि को पहला चैप्टर डेडिकेटेड है। इसके अलावा इसमें वरुण, सूर्य, मित्र, रुद्र और विष्णु की भी जानकारी आपको मिलती है। इन्हीं के बारे में सारी जानकारी भगवान से रिलेटेड होगा उस जमाने में। तो ये है मंडल 1, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा जो मंडल है वो 2 से लेकर 7 तक की एक किताब है, ठीक है। वो 2 से लेकर 7 तक को एक कंटेंट एक में कंसाइज कर दिया गया है। इट फॉर्म्स द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेदा एंड कॉल्ड फैमिली बुक, ठीक है ना, एज दे आर एस्क्राइब्ड एज द पर्टिकुलर फैमिली, ठीक है। तो ये जो 2 से लेकर 7 तक जो चैप्टर है ये एक फैमिली से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। तो 2 से लेकर 7 चैप्टर आपको जो है फैमिली बुक के नाम से जाने जाते हैं। 2 से लेकर 7, फिर जो तीसरा मंडल 8 है, ठीक है। तो मंडल 8 की जो है वो किसे, बहुत सारे भगवानों को डेडिकेटेड है, ठीक है ना। और इसको बनाया गया था किसके द्वारा, कान्वा वंश, कान्वा जो डायनेस्टी थी या कान्वा कुनवा जो था उसके द्वारा जो है 8वां वंश लिखवा गया था ये, ठीक है ना। उसके बाद जो 9वां मंडल है उसमें क्या थे, भजन जितने भी थे वो सारे इसमें हैं। और ये सारे सब किसको, एक भगवान है सोम को जो है अर्पित करते हुए सारे भजन 9वें मंडल में है। तो इंद्र और अग्नि का मंडल 1 पारिवारिक किताब के लिए मंडल 2 से 7। मंडल 8 में है अपना जो है बहुत सारे भगवानों के बारे में जानकारी मिलती है और उसको कान्वा वंश के लोगों ने, कुनबे ने लिखा था। जो मंडल 9 है उसमें भोजन है कौन से भगवान के लिए, सोम के लिए। और मंडल 10 जो है उस 10 मंडल में क्या मिला है, नाड़ी स्तुति सुक्ता, है ना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। ये कुछ समझ लीजिए एक भजन टाइप है ना। नाड़ी स्तुति करते हैं ना अपन किसी की स्तुति, तो स्तुति इट कंटेन हम्स, इसमें भजन है कौन कौन से जो ट्रेडिशनली गाए जाते थे, चांट का मतलब होता है गिनना, है ना। अपन चांट करते हैं ना, वो मोतियों की माला लोग मंदिरों में गिनते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, वो मोती वाला चैंटिंग बोलते हैं उसको। ड्यूरिंग मैरिज एंड डेथ रिचुअल्स, ठीक है। तो जो शादी और डेथ रिचुअल्स, मरने पर जो किया जाता है कार्यक्रम, जो प्रोसेस होती है उसके बारे में जो जानकारी और जो भजन होते हैं उस समय, उसको लिखा गया है मंडल 10 में। और इसे बोलते हैं नाड़ी स्तुति सुक्ता। ओनली सर्वाइविंग रिसेंशन ऑफ द ऋग्वेद इज द शकला शाक्य, है ना, ये याद रखना। ये 1 वर्ड में प्री में भी आ सकता है, ठीक है। शकला केवल जो सर्वाइविंग रिसेंशन, इसका मतलब होता है मॉडिफाइड, जो ऋग्वेद का जो एक बचा हुआ मॉडिफाइड वर्जन, जो ओरिजिनल ऋग्वेद का जो बचा हुआ है उसको आज किस नाम से जाना जाता है, शकला शाक्य। और अपर वेदा ऑफ द ऋग्वेद इस कॉल्ड आयुर्वेद, और आयुर्वेद को ऋग्वेद का अपर वेद कहा जाता है। तो इतने बेसिक चीज़ें ही क्लियर है। अगर आपसे मंडल के बारे में पूछ ले, अगर आपसे ऋग्वेद के बारे में पूछ ले, तो आपको मंडल्स के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर में अगर आ जाएगा तो आप मंडल्स को लिखें, जितना आपको याद रहे उतना लिखें। ये मोटी मोटी सारी चीज़ें जो है एक एक मंडल में क्या क्या है वो मैंने सारी लिख दी है। इससे आपका जो है आंसर कंटेंटफुल बनेगा, ठीक है। इसके बाद जाएंगे तो ये सारी चीज़ें थी अब ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद के बारे में तो पढ़ने पड़ जाएगा, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर 10 चैप्टर थे और ये था, एक एक चैप्टर में ये वो ये सब चीज़ें। परंतु अब जब ऋग्वेद लिखा गया उस समय का समाज कैसा था, ठीक है ना, उस समय लोग क्या सोचते थे, उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, उस समय का जो है अपना सोशल सिस्टम कैसा था, रिचुअल्स क्या क्या होते थे, ये सारी चीज़ें भी अपने को डिस्कस करना पड़ेगी, ठीक है। ये आ सकता है 11 नंबर में, बड़ा आसान क्वेश्चन बनता है, तो सीधा सीधा बनता है ना, आपको कुछ करना ही नहीं, आपको पता होता आप सीधा लिखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है कि फैक्चुअल है इसमें, है ना, समझने के साथ आप जिनको याद रखना भी आसान है। जो मैं बोल रहा हूँ उससे आपको याद भी हो रहा होगा ईजिली और दिमाग में अटक भी रहा होगा। एक बार आप इसको लिख लें अपने हिसाब से, फिर इसको कंसाइज कर लें, ठीक है ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये, और फिर लिखा भी जाएगा। तो पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन, तो पॉलिटिकल लाइफ क्या है भैया ऋग्वेदिक आर्यंस की, देखो ठीक है ना। मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विद ए किंग नोन एज राजन।
तो पॉलिटिकल लाइफ में देखो, पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में, राजनीति में कोई ना कोई तो राजा होता है, वही राजनीति करता है और वही राजनीति और सब चलाता है, और राजनीति के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेशन आता है। ठीक है ना, ये बात तो आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री है तो वो इसको समझ लें कि वो एक राजा की तरह है, और उसी ने जो ऐसा तंत्र और वो जो कार्यकारी होती है, ठीक है, तो उसका जो है प्रमुख भी होता है, और वो प्रमुख होने के साथ साथ वो सारा मेंटेनेंस करता है। ठीक है, वही लोगों की नियुक्तियां करता है। ठीक है ना, जैसे आपका अगर पीएससी में होता है तो वो एक सिस्टम के तहत होता है, तो वो सिस्टम सरकार बनाती है, और उस सरकार के सिस्टम के तहत आपका सिलेक्शन होता है, और फिर आप काम करते हैं जो आपको काम या पोस्ट के लिए दिया जाता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में ये सभी चीज़ें अपने को डिस्कस करनी रहेगी। तो ये बोला गया है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर एक हुआ था राजा, उस राजा का नाम था राजन। राजा का नाम नहीं है ये, राजा एक पद था, वहाँ राजा नहीं बोला जाता था, राजन बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता था राजन। ठीक है ना, ही वॉज रिक्वायर्ड टू बी द इंद्रा इन वैल्यूज, और उस राजा को कैसा होना पड़ता था, जो वैल्यूज में, अपने वैल्यूज के लिए इंद्र के समान होना पड़ता था। काइंडनेस, दयालुता में उसको मित्रों के समान होना। मित्रा ये देवताओं के नाम है ना, इंद्र, मित्रा और वरुण, ये सब देवता। मतलब जो राजा होता था वो इतना, उसकी वैल्यू के हिसाब से वो इंद्र से महान, इंद्र जैसा महान होना चाहिए था। वो उसमें इतनी दयालुता हो कि वो मित्रा जैसा जो है महान हो, भगवान मित्रा जैसा महान हो, और उसमें इतना वर्च्यू हो, ठीक है ना, उसमें इतना दम हो कि वो वरुण जैसा, वरुण भगवान जैसा उसमें कैपेबिलिटी हो। तो इंद्र, मित्र और वरुण, इन तीनों की कैपेबिलिटी वाला ही राजा बनता था। ठीक है, द ट्राइबल असेंबलीज वर कॉल्ड सभाज, और जो छोटी छोटी ट्राइब्स बनी हुई थी, जातियाँ बनी हुई थी, जनजातियाँ बनी थी, उनको बोला जाता था सभा और समिति। ठीक है ना, द ट्राइबल किंगडम। ठीक है ना, और कुछ ट्राइबल किंगडम और कुछ सभा समितियों का नाम था भारताज, मत्स्याज, यदूज और पुरुष। ये चार प्रकार की चीज़ें, चार चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ए सेमी नोमैडिक ट्राइबल सोसाइटी विद ए पेस्टोरल इकोनॉमी। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन देख चुके हैं। तो जो ऋग्वेद की जो शुरुआती इकोनॉमी थी वो किस प्रकार की थी, सेमी नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, घुमक्कड़ या घुमंतु। ठीक है ना, तो सेमी नोमैडिक ट्राइबल सोसाइटी विद पेस्टोरल इकोनॉमी। तो पेस्टोरल इकोनॉमी मतलब वो कहीं पे रुकते नहीं थे, कृषि एक जगह पे फिक्स नहीं होती थी उनकी, वो घूमते रहते थे। द ट्राइब्स वाज कॉल्ड जनाज। ठीक है ना, और जो जाति बन के आती थी, मतलब एक एरिया है, एक शहर है, उसके जो सबसे बड़ी यूनिट, जो सबसे चीज़ बन के आई, ठीक है, तो जो जनजाति थी उसका नाम होता था जना। है ना, ये जन मतलब जनजाति वाला समझ लो, आपके पूरी जाति का, जनजाति को जना बोला जाता था, जनजाति को। ठीक है, तो पूरी ट्राइब का नाम कहा जाता था जना। ठीक है ना, अभी बोलते हैं ना अपन ये जनजाति है, तो जनजाति मतलब उस जमाने में जनजाति को जना बोला जाता था। ठीक है ना, एंड द ट्राइबल चीफ, और उसका जो प्रमुख होता था, ठीक है ना, उसको कहा जाता था राजन। वही जो राजा है, उस ट्राइब का जना का जो प्रमुख होता था उसको राजन बोला जाता था, राजा बोला जाता था। गोपति और गोपा जो होते थे, वो काऊ, जो गाय इंपॉर्टेंट एनिमल थी, और गाय का मैं डिटेल में भी बताऊंगा कि ऋग्वैदिक काल में गाय की क्या इंपॉर्टेंस थी, काऊ का इंपॉर्टेंस क्या था, और कैसे कैसे उसको प्रयोग करता था। इतनी इंपॉर्टेंस थी गाय उस ज़माने में कि गाय जो है ना, युद्ध होते थे उसके चक्कर में, गायों के चक्कर में। ठीक है ना, और गायों के चक्कर में लोग मरने मारने को तैयार होते थे। तो हर ट्राइब्स को अपनी गायें बचानी पड़ती थी, या गायें लूट के लानी पड़ती थी किसी से। तो जो गायों की रक्षा और ये सब करता था डीलिंग, उसको बोलते थे गोपति। है ना, और गोपति जो है गायों की रक्षा करता था। और जो राजा की पत्नी होती थी उसको महिषी बोलते थे। ठीक है ना, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राजा, और राजा की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि एक तो प्रोटेक्ट करे वो जना को, पूरी जनजाति को प्रोटेक्ट करे। है ना, राजा मतलब सबको सुरक्षा दे, सबको, सबकी जान बचाए, क्योंकि पहले कोई ऐसी इकोनॉमी वगैरह कुछ नहीं था। है ना भाई, इकोनॉमी के नाम पे बस यही था कि एक जाति ने दूसरी जाति को, या एक शहर ने, एक गाँव ने दूसरी जाति को लूट लिया। है ना, वहाँ पर लोगों को मार दिया और वहाँ का सामान लूट लिया, बस यही डेवलपमेंट था, और कोई विकास कुछ नहीं था। तो ये जो प्रोटेक्ट ऑफ द जन, है ना, तो राजा का प्रमुख कार्य क्या था कि अपनी पूरी जाति को बचाए, पहला काम। दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट, कैटल फ्रॉम द एनिमीज अलोंग विद द ऑफरिंग। है ना, तो और दूसरा था कि अपने जानवरों को बचाए। जानवर लोग ले जाते थे, गायों का मैंने आपको बताया युद्ध ही उसके चक्कर में होते थे, तो जानवरों और लोगों को वो बचाए अपने। ठीक है ना, और इसके साथ साथ जो लोग, जनजाति के जो लोग थे, वो जो ये समझ लीजिए भेड़ चढ़ाते थे।
ठीक है ना, बलि जिसको बोलते थे, वो बलि जो है उनको स्वीकार करे, ठीक है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ जनाज, जनजाति के बिहाफ पे उसको स्वीकार करे। इन ऑर्डर टू गेट देयर केटल्स बैक द वैदिक गॉड इंद्र वाज इन्वॉल्व्ड एंड द मेनी बैटल्स सच एज, है ना। और कभी कभी क्या होता था, जैसे किसी दूसरी जनजाति ने हमारी गाय उठा ली, ठीक है ना, गाय उठा ली, हमारी भैंस उठा ली, ठीक है ना, तो इन लोगों को गुस्सा आ जाता था, तो ये क्या करते थे, हवन करते थे। हवन नहीं, हवन शब्द ठीक नहीं है, ये क्या करते थे, इंद्र का आह्वान करते थे। इंद्र सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देवता होता था इनके लिए, तो इंद्र का आह्वान करते थे और इंद्र को से बोलते होंगे कि भैया हमें शक्ति दो और हम जो है इनको निपटा के लाएंगे और हमारी गायों को छुड़ाएंगे और इनकी भी गाय ले आएंगे, ठीक है ना, और सारी गायों को हमारे यहाँ रखेंगे। तो इस प्रकार से इंद्र को जो है पकड़ कर पूछते होंगे। तो जितने भी लड़ाइयाँ हुई है, मैक्सिमम लड़ाइयाँ गायों के चक्कर में हुई है, और इंद्र जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट भगवान थे, और ये लोग इंद्र के बारे में लिखा भी है। तो इन्होंने लिखा है, इन ऑर्डर टू गेट देयर केटल बैक, अपनी जो केटल है, अपने जो मवेशी हैं, उनको दोबारा प्राप्त करने के लिए द वैदिक गॉड इंद्र, जो वैदिक भगवान थे इंद्र को, उसको इन्वोक किया जाता था, उसका आह्वान किया जाता था। और उसी चक्कर में मेनी बैटल्स और बहुत सारी बैटल्स हुई, जिसमें से गविष्ठी की बैटल, गवेशना की बैटल, घोषु, गाव्याट वर फॉट। और ये चार ये बैटलें जो है ये बहुत फेमस बैटलें हैं, ये सब गायों के चक्कर में हुई है ना। तो ये याद रखना है ना, गविष्ठी, गवेशना, घाशु और गाव्यात, ऐसे नाम होते थे उस जमाने में, ठीक है ना। तो इन द ऋग्वेदिक पीरियड द किंग्स पोस्ट वाज हेरिडिटरी आल्दो सम ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन इज आल्सो फाउंड, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि ऋग्वेद के समय जो किंग की पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, वंशानुगत होती थी। मतलब कोई राजा होता था, उसका बेटा फिर राजा बन जाता था, फिर उसका बेटा फिर राजा बन जाता था, ऐसा होता था। पर कहीं कहीं पे इलेक्शन के भी साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पे लोगों ने चुन के जो है एक आदमी को चुना है अपना राजा, ये कहीं कहीं इस प्रकार से मिले हैं, पर मोस्टली जो है वो हेरिडिटरी थी। तो ये अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस, ठीक है। अब पॉलिटिकल सिस्टम के साथ पॉलिटिक्स में ही एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऋग्वेदिक सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होगी, यह तो आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या होता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी होता था उस जमाने में वो होता था पुरोहित या पंडित या यूँ समझ लीजिए राजगुरु, ठीक है ना। तो पुरोहित जो पृष्ठ होते थे इन द रिटर्न्स ऑफ द रिचुअलिस्टिक सर्विसेज, तो उस ज़माने में क्या है कि तो रिचुअल्स बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। तो रिचुअल्स होने के कारण पंडितों की या जो गुरु होते थे इनको करवाने ही पड़ते थे, ठीक है। आपने अगर पुरानी कहानियाँ देखी हो, ठीक है ना, प्रेमचंद की या कभी कोई पुरानी चीज़ें पढ़ी हो, तो उसमें आपने देखा होगा अकबर बिरबल की कहानियों में भी कहीं कहीं बहुत बार ऐसा मिलता है कि एक गुरु होता है, वो कुछ बोल देता है, या आपको जो है मरने के बाद कुछ ऐसे जैसे श्राद्ध वगैरह करते हैं, करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चाहे आपका घर बिक जाए, आपकी गाय बिक जाए, आपको सब कुछ बिक जाए, पर आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की स्थिति डेवलप हो गई थी। तो ये व्यक्ति जो होते हैं जो ये करवाते थे, ये इंपॉर्टेंट हो गए थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गए थे, ठीक है ना, कि हमारा अच्छा काम करवाओ, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, अगले जन्म में तुम जो है स्वर्ग नहीं मिलेगा, और ये सब चीज़ें होती होगी इसी प्रकार से कुछ। इन द रिटर्न्स ऑफ द रिचुअलिस्टिक सर्विसेज द प्रिस्ट रिसीव्ड, और अगर ये पुरोहित या पृष्ठ जो है अगर रिचुअल्स करते थे तो इनके एवज में इनको क्या मिलता था, दान दक्षिणा अपन देते हैं ना इनको साधुओं को। तो दान का मतलब होता है गिफ्ट, और दक्षिणा का मतलब होता है कुछ ऑफरिंग जो अपन देते हैं। आजकल तो ये सब चीज़ें बड़ी वो हो गई है ना, आजकल तो कोई मानता भी नहीं है, और आजकल तो बहुत सारे साधु भी नकली हो गए हैं। तो क्या अगर आप किसी से कुछ पूजा वूजा कराओ तो सबसे पहले तो वो पहले ही बोल देगा कि भैया इतने पैसे दे दो मेरे को, ठीक है ना। और मान लो अगर मान लो उसने बोला कि भैया 1000 रुपये दे दो, और आपने जो है मान लो 100 रुपये रख दिए, तो वो जो है नाटक करेगा। तो इस प्रकार से होता है आजकल, ये सब धंधा हो गया है अभी, ठीक है ना। तो पुरोहित है, मैं नहीं बोलता सब तरफ ये हो गया है, पर बहुत जगह ये हो गया है। अब क्या पैसा इंपॉर्टेंट हो गया है सबसे ज़्यादा। दूसरा है सेनानी होते थे। सेनानी क्या करते थे, सेना नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आर्मी का चीफ होता था। एक होता था वज्रपति, ठीक है ना, और ये वज्रपति क्या करता था, कंट्रोल करता था पूरे टेरिटरी, जो पूरा क्षेत्र है जनजाति का, जना का, उसको जो है ये गवर्न करता था, एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर टाइप होगा ये उस जमाने का वज्रपति। उसके बाद है ग्रामीणी, लीडर ऑफ द विलेज एंड फाइटिंग यूनिट, ठीक है ना। और ये जो है गांव का प्रधान होता था, है ना, पंचायत प्रमुख होता होगा, सरपंच टाइप, उसको बोलते थे ग्रामीणी। उसके बाद है असेंबलीज, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये लोग चलाते थे, ठीक है ना। अब उसके बाद असेंबली, कुछ ऐसी सभाएं भी होती थी, ठीक है ना, जो गांव के लिए काम करती थी। पहली जो एक होती थी सभा, वो सभा में क्या होते थे,
कुछ एलाइड ग्रुप का मतलब होता है जो उच्च वर्ग होता है ना, समाज में जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं जिनके पास पैसा और रुतबा होता है, तो उनका एक जो था एक ग्रुप था, उस ग्रुप को बोलते थे सभा। फिर दूसरी चीज़ थी अपने पास समिति। उस समिति में क्या था, एक असेंबली थी जिसको राजा जो है गवर्न करता था, है ना, राजा के जो मंत्री बैठते होंगे तो उसको समिति बोलते थे। तीसरी चीज़ थी विधाता। तो विधाता जो था ना, तो ये एक ट्राइबल असेंबली थी। यहाँ पे जो लोकल लोग थे उनका एक ग्रुप बना हुआ था जो अलग अलग काम करने के लिए कमेटियाँ नहीं बनाई जाती, ठीक है, कि भैया तुम जल के बारे में देखना, कि भैया तुम जो है पानी के बारे में देखना, और तुम जो है साफ़ सफाई के बारे में देखना, तुम जो है बिजली का देखना, तुम जो है ये सब चीज़ें देखना, पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो ये सब चीज़ें होती, जैसे बिजली नहीं होती थी, है ना, उस ज़माने में। अच्छा, उसके बाद है गना। और गन क्या होते थे, ये जो होती थी असेंबली होती थी और ट्रूप्स होते थे, ठीक है ना, कुछ जो लोग जो इधर से उधर जाते थे ट्रूप्स में, झुंड में, ग्रुप्स में, सभा काम से। तो ये हो गया अपना पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अपन देख रहे हैं अभी। और पॉलिटिकल सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन और असेंबली हो गया। अब इसके बाद में आ जाते हैं तीसरी चीज़, ठीक है ना। वो तीसरी चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आर्यंस ने 2 प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी भारत में आके। पहली लड़ाई, बहुत सारे कुनबे आए थे, वो कुनबे आपस में लड़े, और आपस में लड़ने के बाद कोई जीता होगा, कोई हारा होगा। पहली लड़ाई तो वो कि अपनों से ही लड़ लिए, घर वालों से ही लड़े, ठीक है ना। तो वो लड़ाई थोड़ी मुश्किल होती कि अपनों को कैसे हराएं, ठीक है ना। और दूसरी जो चीज़ होती थी वो थी कि जब वो इंडिया में आए थे तो इंडिया वाले लोग जो यहाँ पे रहते थे उन लोगों ने मारा होगा, या इन लोगों ने उनको मारा होगा पकड़ के, दौड़ा के। तो ये 2 चीज़ें जो थी आर्यंस ने बैटल्स करी। तो लिखा है द आर्यंस हैव एंगेज्ड इन 2 टाइप ऑफ बैटल। ये 2 प्रकार की लड़ाइयों में जो है सम्मिलित थे भाई लोग, ठीक है ना। तो पहली लड़ाई कौन सी थी, विद द प्री आर्यंस कॉल्ड दासाज एंड दास्यूज, ठीक है ना। कुछ लोग दासा और दास्यूज, जो मैंने आपको नहीं बताया था, जो भारत में जो पहले से लोग रहते थे उनको दास या दास्यूज बोलते थे, उनसे लड़ाई हुई, है ना। मतलब बाहर से लोग आए, इन्होंने आर्यन की भारत वालों से लड़ाई हुई। दूसरी अमॉन्ग देमसेल्फ, वो खुद ही में लड़ लिए, घर वालों से लड़े, अपनों से लड़ना मुश्किल होता है। 2 सच बैटल्स हैव बीन मेंशन्ड। और जब ये लोग खुद में लड़े तो कुछ एक सी बैटल जो है वो इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में अपने को देखना है। पहली जो बैटल है, जो 2 बैटल जो ये खुद ही लोग लड़े थे, जो आपस में ये लोग 10, 12, 15, 20 जितने भी कुनबे आए हो, ये आपस में लड़े, तो उनमें से 2 बैटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बैटल जो है वो भरत किंग जो था, ठीक है ना, दिवडोसा, भरत जो था राजा, और दास रूरल संबारा, ठीक है ना। भरत और संबारा के बीच में जो पहली लड़ाई हुई थी, ये 2 कुनबे हैं आर्यनों के, ये आपस में लड़े अपनी जगह के लिए। तो ये दोनों के जो राजा थे, एक का था भरत और एक का था संबारा, ये दोनों लड़े, ठीक है ना। तो ये, और जीता कौन भैया, ये भरत जीत गया था। ये भरत है ना, इसी के नाम पे भारत का नाम भारत रखा है, ये मैंने बताया था आपको। तो पहली लड़ाई तो ये भरत और संभारा वाली। दूसरी लड़ाई ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछी भी जा सकती है, और मेरे को लगता भी है ये पूछ सकते हैं आराम से, क्योंकि ये है कंटेंट इसमें इतने लिखने लायक कि ये 5 नंबर में आराम से पूछी जा सकती है लड़ाई। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, बैटल्स के ऊपर आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है ना। तो आप ये जो है इनको इतना अच्छे से तैयार कर लें कि इतना सफिशिएंट है, आप इतने में कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो दूसरी लड़ाई के बारे में बात करते हैं। ये दूसरी लड़ाई थी, ये 10 राजन की लड़ाई थी। 10 राजन मतलब 10 राजाओं की लड़ाई है ये, 10 राजा, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। इसको देखें आप 1 मिनट। ठीक है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करा दूँ। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ अगर, तो आप इसको स्लो मोशन में करके देख लें अगर लिखना हो तो, ठीक है ना। यूट्यूब में वो स्पीड का आता है ना सेटिंग्स में, साइड में वो जो, उसमें अगर स्लो कर लिखना हो तो आप स्लो करके लिख लें उसको, कंटेंट को। वरना इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आज क्लास 1 रहेगी, एक शायद मैं कल तक कंप्लीट कर दूंगा इसको, ऋग्वेद वाले को। तो आज या कल में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, उससे आप कर लें। दूसरा, सुनना इसलिए ज़रूरी है इस वीडियो को क्योंकि इससे याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अगर आप चीज़ें लिखेंगे तो किताबों में लिखी हुई है, वहाँ से लिख लो, ठीक है ना। तो उतना, और वो इतनी मतलब मॉडिफाई भी नहीं होती है ना। इतना ज़्यादा कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट को बहुत सारी किताबों से ला के इसमें छोटे में लिख दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद करने में बहुत समय लग जाएगा, और इतना समय निकल जाएगा कि जब आंखें खुलेगी तब तक जो है ट्रेन निकल जाएगी।
तो इसकी बजाय जो है कंटेंट जो आपको मिला हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक लिखवा दिए हैं मैंने, कंटेंट डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको बस यही करना है कि इसको एज इट इज़ अपने नोट्स में देखना है। अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इन नोट्स, मेरे वीडियोस को देखकर आपको ये जो PDF वगैरह मिल जाएगी, इनमें जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लग रही है उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर ले, बस इतना सा करें, ठीक है ना। और बाकी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो जो लोग शुरू से कर रहे हैं उनको मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल में, कि उनको फिर और दिक्कत नहीं है। आपको इतना पढ़ लोगे ना तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से माउथ जीमान से याद हो जाएगी, बोलते हैं ना, मुंह में ही सब चीज़ें याद होगी उसको, तो ठीक है। तो ये वाली स्थिति अपनी बन जाएगी पूरा कंटेंट खत्म होने के बाद। इतना बस समझ लें, हो जाएगा काम। द बैटल ऑफ 10 किंग दशाराजन, ठीक है। इंडिया वाज रूल्ड, अच्छेंगे ना। तो एक तो लड़ाई वो थी जो अपने इन दोनों के बीच में हुई, ठीक है ना। और दूसरी लड़ाई भारत और सांभारा के बीच में, दूसरी जो लड़ाई थी वो 10 राजाओं के बीच में हुई थी, ठीक है। तो एक तरफ को एक राजा था और दूसरी तरफ 10 राजा थे। तो एक तरफ जो राजा था वो वही था भैया, भरत, ठीक है ना। India was ruled by the Bharat clan and faced the opposition from the 10 king, ठीक है ना। जो ये पहली लड़ी हुई थी उससे भरत जीत के ऊपर आ गया और वो सबसे बड़ा राजा बनने की उसने घोषणा कर दी कि मैं ही हूँ अब हिंदुस्तान का राजा। तो जो छोटे मोटे 10 लोग थे वो बोले कि ये कैसे राजा घोषित हो गया, हाँ हम राजा हैं, है ना। तो हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा संपत्ति। तो ये 10 लोग जो है, 10 अपोजिशन में 10 लोग थे, वो 10 लोग मिलके जो है इन्होंने भारत के ऊपर जो है हमला बोला, और इसी लड़ाई को जो है दशाराजन की लड़ाई बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो जो 10 अपोजिशन में जो 10 लोग थे उनमें से 5 तो आर्यन जाति के थे, आर्यन जनजातियाँ थी, आर्यन कुनबे थे, और 5 जो थे वो नॉन आर्यन थे, जो ऑलरेडी भारत के थे, आसपास के थे, वो सब लड़े उनके एक साथ मिलके। द बैटल फॉट अमॉन्ग देम इज कॉल्ड द बैटल ऑफ 10 किंग्स और द दशाराजन वार। इनके बीच में जो लड़ाई हुई उसको 10 राजाओं की लड़ाई या दशाराजन की लड़ाई का नाम दिया गया। फोर्ट, और ये लड़ाई जो कहाँ थी, ये पुरुषनी नदी, पुरुषनी मैंने आपको बोला था उस ज़माने में पुरुषनी बोला जाता था, जो रावी नदी का नाम था, ठीक है ना। तो रावी नदी के तट पर हुई थी, और इसमें जो कौन है, भरत जीत गया था, वो सुदाश वंश का राजा था। लेटर द भरताज, और बाद में क्या हुआ, जो भरत जीता इन 10 को हरा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो और बाद में जो भरत था उसने क्या किया, जॉइन हैंड विद द पुरुष, ठीक है ना। उसने बाकी लोग, एक पुरुष जनजाति थी जो शुरू में मैंने आपको 4 जातियाँ बताई थी ना, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में शुरू में आपको बताया था कि 4 ट्राइबल कम्युनिटी थी, उसमें भारत भी एक था, एक पुरुष भी एक था, ठीक है ना। तो इसने भारत और ने पुरुष के साथ मिलकर एक नया कुनबा या एक क्लेन बनाया जिसको कुरुश बोला गया, है ना। अब ये कुरुश बहुत पावरफुल हो गए थे और इन्होंने ही भारत में बाद में हिंदुस्तान पर राज किया, इस कुरुश ने, ठीक है। इन द लेटर वैदिक टाइम द कुरुश एंड द, ये लिख रखा है पांचाल, ठीक है ना, पांचाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इन लोगों ने। और इन कुरुज ने पांचालों के साथ मिलकर अपर गंगेटिक प्लेन जो है, उत्तरी गंगा का मैदान जो है, ऊपर वाला, उत्तर प्रदेश के ऊपर वाला एरिया जो है, दिल्ली विल्ली और ये वाला जो एरिया है ना, पंजाब और ये पाकिस्तान वगैरह ये सब आ जाता है उसमें, ठीक है। राजस्थान से के ऊपर वाला पूरा एरिया, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऊपर अपर गंगेटिक प्लेन वर द स्टेब्लिश ऑफ द रूल देयर टुगेदर। और वहाँ पर जो इन्होंने एक अपनी साथ में मिलकर सत्ता स्थापित करी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बैटल्स लड़ी गई थी, आर्य ने 2 बैटल्स लड़ी थी, ठीक है ना। और बैटल्स के में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी, इन दोनों के बारे में अपन ने देख लिया। अब इसके बाद में अपन देखेंगे सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस। सोशल लाइफ, है ना, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा आपको, ये फैमिली लिखा हुआ है ना, 1 मिनट में लिख देता हूँ, नहीं तो ये लिखा हुआ है फैमिली, है ना। अब सोशल लाइफ में तो ये सब चीज़ें आएगी, ठीक है ना। सोशल लाइफ क्या होती है, सामाजिक जीवन, कि वहाँ का भैया परिवार कैसा था, वहाँ के लोग कपड़े कैसा पहनते थे, वहाँ के लोग खाना कैसा खाते थे, वहाँ के लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या यूज, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें जो है सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में, वहाँ बातचीत के लिए क्या क्या चीज़ें होती थी। तो फैमिली जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फैमिली के बारे में देखेंगे, द बेसिक सोशल यूनिट वाज कुला। तो फैमिली जो होती थी ना, पहले वहाँ पे परिवार ये शब्द तो होते नहीं थे, ठीक है ना। तो जो बेसिक जैसे जो परिवार होता था, अभी का जो परिवार है उसको बोला जाता था कुल, है ना, जो कुल, ठीक है, ये कुल है, कुला मतलब कुल, ठीक है ना। और जो कुल, जो परिवार का जो प्रमुख आदमी होता था, जो प्रमुख होता था, जैसे अपने परिवार में पिताजी होते हैं, ठीक है ना, तो जो पिताजी होते थे उनको बोला जाता था कुलापा, ठीक है ना। इसका जो लीडर होता था, परिवार का जो लीडर, कुल का जो लीडर होता था, वो उसका नाम था कुलापा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, ये बहुत सारे कुल जो हैं, बहुत सारी फैमिलियां मिलके एक समझ लो कि मोहल्ला बनाती हो,
ठीक है ना। तो द फैमिलीज वर पार्ट ऑफ द लार्ज ग्रुपिंग कॉल्ड विश, और ये जितने भी थे कुल, ये सब मिलके क्या बनाते थे, विश बनाते थे, विश, ठीक है ना। विश मतलब है ना, विश बनाते थे, ठीक है ना। और ये क्या था कि वन और मोर क्लाइंट्स मेड जनाज, ठीक है ना। और इसके बाद ये बहुत सारे जो विश मिलकर क्या बनाते थे, जना बनाते थे। जना मतलब जनजाति। तो आपको थोड़ी स्थिति क्लियर है क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ये हो रहा है कि सबसे पहले जो है, एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, कुल था, सबसे नीचे की यूनिट कुल। ये बहुत सारे कुल है ना, इनको फैमिली भी बोलते थे। तो कुल 1, कुल 2, कुल 3, ये बहुत सारे कुल मिलकर जो है क्या बना देते थे भैया, ये बना देते थे विश। और ऐसे बहुत सारे विश जो है, विश 1, विश 2, विश 3, ये जितने भी विश 3 है, ये सारे मिलके क्या बना देते थे, ये बना देते थे जना। जना मतलब जनजाति, है ना। तो ये सारी स्थिति चलती थी। तो जना वाज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट, द फैमिली वाज द लार्जेस्ट पॉइंट यूनिट, एंड पैट्रियार्चल, जो जन थे वो सबसे बड़ी यूनिट होती थी, जना सबसे बड़ी यूनिट होती थी, है ना, समाज में। और जो फैमिली थी वो लार्ज यूनिट, जॉइंट यूनिट होती थी, है ना, जॉइंट फैमिली होती थी। पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, सब एक साथ रहते थे, न्यूक्लियर फैमिली की तरह नहीं होते थे, ठीक है ना। और पैट्रियार्चल थी, ठीक है ना, हेडेड बाय फादर, है ना, पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था। पुरुष सत्तात्मक नहीं कहेंगे, फैमिली जो थी वो पुरुष, वहाँ उसमें फैमिली पुरुष का वर्चस्व है। हालांकि महिलाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऋग्वेद में कही गई है, ठीक है ना। तो पुरुष जो है वो प्रमुख होता था, ठीक है ना, और जो है घर का प्रमुख होता था, ठीक है ना। महिलाओं के बारे में जानकारी कम मिली है, परंतु महिलाएं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, परंतु उसके बाद भी जो है कुछ महिलाओं का नाम आया है, और कुछ महिलाओं ने वहाँ पर जो लिखने का काम है वो भी किया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं जिनके बारे में अपन देखेंगे, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द वुमेन्स इंजॉयड ए रेस्पेक्टेबल पोजीशन, ठीक है ना, इन द सोसाइटी, कुड अटेंड, और वो जो महिलाएं थी वो असेंबली को अटेंड, जो विधाता थी उसको अटेंड भी कर सकती थी, और वो जो है भजन भी लिख सकती थी। देयर वर कुछ वुमेन पोएट का नाम है जिनको आपने सुना भी होगा, सुना भी है ना, अपाला, ठीक है ना, लापुमुंद्रा, विश्वारा और घोषा, ठीक है ना। ये 4-5 महिलाएं हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा। तो ये चारों पाँचों मतलब ऋग्वेद के समय की है, और उनका नाम यहाँ पे मिलता, मतलब उन्होंने बहुत महिलाओं की स्थिति, महिलाएं स्वतंत्र थी कुछ पढ़ने लिखने के लिए हिसाब से, ठीक है ना। तो सोशल लाइफ में सबसे पहले अपन ने देख लिया फैमिली, कि भैया फैमिली कैसी होती थी, वहाँ के लोग रहते कैसे थे, पारिवारिक चीज़ें वहाँ पे कैसे पनपी। उसके बाद अपन देखेंगे इसी में आगे, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज वाज एस्टेब्लिश एंड देयर इज़ नो एग्जाम्पल ऑफ द चाइल्ड मैरिज। ना तो वहाँ पे चाइल्ड मैरिज का कोई एग्जाम्पल मिला है, बाल विवाह का कोई साक्ष्य नहीं है, सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है। देयर आर इंस्टेंसेज, परंतु वहाँ पे जो है रीमैरिज की, एक मिनट पेन ले लूँ मैं, तो इसमें पेन लेना बार बार, ठीक है ना। वहाँ पे जो है सती का कोई प्रमाण नहीं मिला है अपने को, और न ही बाल विवाह का मिला है, परंतु वहाँ पे रीमैरिज है ना, पुनर्विवाह है ना। तो कोई अगर पुनर्विवाह का आपको प्रमाण मिला है, कोई महिला दोबारा शादी करना चाहे, या पुरुष दोबारा शादी करने का है इसमें, कि अगर पुरुष दोबारा शादी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और लेविरेट भी कर सकते हैं। लेविरेट का मतलब एक प्रथा होती थी कि जैसे मान लीजिए अगर हस्बैंड मर जाता है, तो जो महिला होती है, जो वाइफ होती है, वो जो हस्बैंड है उसके छोटा भाई जो होता है उससे विवाह कर सकती थी। उस प्रोसेस को बोलते हैं लेविरेट, ठीक है। मोनोगेमी होती थी, मोनोगेमी मतलब एक विवाह वाले प्रथा होती थी कि एक आदमी की एक ही विवाह होगी, ठीक है ना, एक से ज़्यादा पत्नियाँ नहीं रख सकते, ठीक है ना। महंगाई होती होगी उस ज़माने में भी, ठीक है, वाज प्रैक्टिस, बट पॉलीगेमी वाज ऑब्जर्व्ड अमंग द रॉयल्टी एंड नोबल फैमिली, है ना। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो तो एक ही बीवी को अफोर्ड कर पाते होंगे, तो उन्होंने मोनोगेमी रखा है। और जो रॉयल फैमिली होती थी वो बहुत सारी बीवियों को अफोर्ड कर सकती थी, महंगाई होती होगी उस ज़माने में, ठीक है ना। तो वो जो है एक से ज़्यादा वाइफ का जो है प्रचलन जो है पॉलीगेमी वाला सिस्टम वहाँ पर था। पॉलीगेमी मतलब बहु विवाह, है ना। बहु वाला मतलब बहु नहीं, बहु मतलब बहुत सारे, कि बहू का विवाह कर दिया, बहू का विवाह नहीं, यहाँ पे बहू मतलब बहुत सारे विवाह कर सकता है आदमी। मोनोगेमी का मतलब, मोनो मतलब एक, द सोसाइटी वाज नॉट डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन्स एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट लाइन्स एंड ऑक्यूपेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है ना। तो जो सोसाइटी थी वो कास्ट पर आधारित नहीं थी, और जो ऑक्यूपेशन था वो बर्थ पर आधारित नहीं था। ये बात आप याद रखना,
है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कास्ट सिस्टम पे बेस जो थी वो सोसाइटी नहीं थी, और जो धंधा था वो वंशागुणित नहीं था, मतलब मिठाई वाले का बेटा मिठाई वाला नहीं होता था, ठीक है, या कारपेंटर का बेटा कारपेंटर नहीं होता था। और ये कहाँ से पता चला है? तो दिस इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग वर्स इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में एक वर्स लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? किसी ने लिखा है कि आई एम ए पोएट, मैं कवि हूँ क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। माई फादर इज़ ए फिजिशियन, मेरे पिताजी जो है वो डॉक्टर है, फिजिशियन है। माई मदर ग्राइंड्स ग्रेन, और मेरी माताजी जो है वो गेहूँ पीसती है, ठीक है ना। अपॉन द स्टोन, पत्थर पे पहले गेहूँ पीसते थे, गट्टी करके एक आती थी उस पर करके न पीसते थे। अर्निंग लाइवहुड्स थ्रू डिफरेंट मीन्स वी लिव टुगेदर, हम अलग अलग प्रकार से जो है अपने अर्निंग्स कमाते हैं, ठीक है, जीवन जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए, पर हम लोग साथ में रहते हैं। मतलब ये वहाँ पे जो लोग थे वो अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक है ना। परिवार में अलग अलग लोग काम कर रहे थे, मतलब परिवार में ऐसा नहीं है कि भैया अगर आपकी किसी की ज्वेलरी की दुकान है तो उसका बेटा भी ज्वेलर बन जाएगा, ऐसा नहीं था, है ना। वहाँ जो करना हो कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है अगला पॉइंट, ठीक है ना। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में अपन फैमिलीज़ और वहाँ का जो सोशल कल्चर था उसके बारे में मैंने आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखवा रहा हूँ। कभी 11 नंबर में सीधा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा का ऐसा उठा सकते हैं, इसमें सारे पॉइंट कवर है। जो पॉइंट आपका छूट गया है उसको आप लिख लें, और जो पॉइंट पहली बार आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये सारा का सारा चीज़ें इसमें कवर है, आप इसको ठीक है ना। ये इतना तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि कम से कम में लिखा गया है, ठीक है ना। और जो है आप इसको देखेंगे और बहुत सारे पॉइंट और भी इसमें लिखे हैं। द ऋग्वेद शो, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे अगला पॉइंट क्या है? द ऋग्वेद शोज सम कंसिस्टेंस ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पीपल वर्ण। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 5 नंबर में इंडिविजुअल भी आ सकता है कि क्या ऋग्वेद में जो है वर्ण सिस्टम होता था। वर्ण मतलब कलर वाला सिस्टम, काला गोरा वाला जो भेद होता है ना, ठीक है ना, तो वो वाला सिस्टम होता था, तो वहाँ पर था, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है, और वर्ण सिस्टम पे मैंने इसलिए ज़्यादा लाइनें लिखी है ताकि इसमें अगर आपको 5 नंबर पे भी आता है ये क्वेश्चन तो इसको आप अच्छे से लिख पाएँ, चीज़ों को देख पाएँ, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जो है चीज़ वहाँ पर ऋग्वेद के लोग जो है वो मान्यता रखते थे, और वर्ण को जो है प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, कलर के लिए। कलर के, यार ये सफ़ेद, ये वाइट आदमी है, ये ब्लैक आदमी है, इस प्रकार से। द फैक्टर विच कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द क्रिएशन ऑफ द सोशल डिवीजन वाज द कंक्वेस्ट ऑफ द इंडिजिनियस इनहेबिटेंट बाय द आर्यंस, ठीक है ना। तो ये वही बोल रहा है कि, ठीक है ना, कि जो सोशल डिवीजन का जो एक फैक्टर था वो यहाँ पर आर्यनों के द्वारा जो है लाया गया। द दासाज एंड दासीज वर ट्रेडेड एज सेव, और जो आर्य जो लोग आए थे उन्होंने यहाँ के जो लोग थे, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जो दासा और दासीज जो जनजातियाँ यहाँ पर रहती थी जिनसे उनकी लड़ाइयाँ हुई थी, उनको उन्होंने जो है इतना मारा और उनको अपना गुलाम बना लिया। तो दासा एंड दासीज वर ट्रीटेड एज स्लेव और शूद्र, ठीक है ना, और इन लोगों को शूद्र और मतलब नौकरों की तरह और शूद्रों की तरह इनको ट्रीट किया जाता था। ये वहाँ की वर्ण व्यवस्था थी, वहाँ का सिस्टम था, वहाँ का सोशल सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो 4 वर्ण, वहाँ के 4 वर्ण, ठीक है ना, और यहाँ इनके पास 4 वर्ण मिले हैं, ठीक है ना। फाउंड इन द पुरुष सुक्ता, एक पुरुष सुक्त करके ऋग्वेद में एक कालम है, उसके अंदर 4 वर्ण की बात की गई है। 4 लोग होते थे, 4 वर्ण, और ये पुरुष सुक्त जो है इसकी डिटेल में 10वें मंडल में दी गई है। 10वां चैप्टर जो था उसमें पुरुष सुक्त के बारे में और वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो पीएससी में प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बताओ कि हड़प्पा जो ये है ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन थी, इसमें वर्ण सिस्टम कौन से चैप्टर में, कौन से मंडल में डिस्कस किया गया? तो 10वें मंडल में डिस्कस किया गया, और जिस पॉइंट के अंदर किया गया उसका नाम था पुरुष सूक्त के अंदर इसको डिस्कस किया गया था इन द ऋग्वेदा। द वर्ण सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द ऋग्वेदा, क्योंकि ये 10वें चैप्टर में था, मतलब ये आखिरी में लिखाया गया होगा, ठीक है ना। सबसे पहले पहला चैप्टर लिखते हैं किताब का, उसके बाद आखिरी में जाकर 10वां लिखते हैं। तो 10वां चैप्टर सबसे एंड ऑफ द ऋग्वेदिक एज के समय में वर्ण सिस्टम वहाँ पे आ गया था, ऋग्वेद के समय, है ना, आखिरी में, ठीक है ना। तो सोसाइटी वाज स्टिल ट्राइबल एंड लार्जली इगेलिटेरियन। इगेलिटेरियन को हिंदी में बोलते हैं समतावादी, ठीक है ना, समतावादी। अगर आपको हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है तो ठीक है। इसमें जो सोसाइटी थी वो तब भी जो थी वो ट्राइबल थी और एक समतावादी सभ्यता के तौर पे थी। अगला देखेंगे, जो स्लेव थे वो जनरली क्या थी, वो जो स्लेव और वुमन थे वो उनको जनरली जो है डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू कामों के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। और महिलाओं को, और जो स्लेव होते थे, स्लेव का मतलब होता है नौकर,
ठीक है ना। और महिलाओं को, नौकरों को गिफ्ट के तौर पे भी जो है पृष्ठ को, जो है पृष्ठ मतलब अपने वही जो हवन वगैरह करवाते थे, ठीक है ना। तो किसी ने हवन वन करवाया तो उनको दान दक्षिणा नहीं मिली, या दान दक्षिणा के तौर पे जो उन्होंने गिफ्ट में इनको अपने नौकरों को दान में दे देते थे, अमीर लोग, या किसी महिला को दान में दे देते थे पृष्ठ को, ठीक है ना। तो सोशल इक्वलिटी इन द ट्राइब्स इमर्ज्ड। और एट द एंड ऑफ द 10th और एट द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है ना, 10वें चैप्टर तक आते आते जो है समाज में एक सोशल इनइक्वलिटीज़ आ गई थी, ठीक है ना, क्योंकि ये स्लेव और ये सब सिस्टम समाज में आ गया था। इंडस वैली में ये सब नहीं था, ठीक है ना, अपन ने देखा भी है, और ना ही शुरुआती ऋग्वेदिक काल में था, ठीक है। ये सब एंड जैसे जैसे धीरे धीरे, और ये कई 100 सालों के प्रोसेस से आया है, अचानक नहीं आया कि तुरंत ही आ गया। 10वां चैप्टर मैंने आपको बताया था, पहला से 10वां में लिखते लिखते कई 100 सदियाँ बीत गई, ठीक है, कई सदियाँ बीत गई, ठीक है। तो वो जो हज़ारों सालों के पीरियड में जो है वहाँ का सोशल सिस्टम में इनइक्वलिटी आ गई थी। ग्रेजुअली द सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, और जो सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में बढ़ गई। पहले थे वॉरियर, जो लड़ने वाले योद्धा होते थे, एक थे पृष्ठ, जो पंडित होते थे, जो पंडित वगैरह रिचुअल्स करवाते थे, और एक जो थे वो नॉर्मल पीपल, ये पीपल लिखा हुआ है ना, पीपल, PEOPLE। हाउएवर द डिफरेंशिएशन ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन वाज नॉट वेरी, ठीक है ना। और पर अब जैसे उसने भैया ने लिखा था अभी एक में कि मैं जो है पोएट हूँ और मेरी मदर जो है वो गेहूँ वगैरह पीसती है और ये सब, तो ये सब चीज़ें 1-2 जगह ही मिली है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि जो सोसाइटी थे उनका ऑक्यूपेशन पे बेस होना, ठीक है ना, वो अभी इतना उसके शार्पली प्रमाण नहीं मिले हैं कि वो उसी पर डिपेंड करती थी या नहीं करती थी, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्लोथिंग्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। क्लॉथ, कपड़े कैसे पहनते थे, तो जाहिर सी बात है 3 प्रकार की चीज़ें अपन आज भी पहनते हैं, वो लोग भी उसी प्रकार के पहनते थे। एक तो अपन पहनते थे अंडर गारमेंट्स, तो जो अंडर गारमेंट्स अपन पहनते हैं वो लोग भी पहनते थे, ठीक है। तो जो अंडर गारमेंट्स होते थे, हाँ, पहली चीज़ जो आर्यन के जो कपड़े होते थे वो कॉटन के बने होते थे, वूल्स के बने होते थे, है ना। कॉटन के लोग गर्मी में पहनते होंगे, ठीक है ना, ऊन के लोग ठंड में पहनते होंगे, ठीक है। और जो डियर की स्किन है ना, हिरण की स्किन को भी कपड़े पहन लेते थे होंगे वो, ठीक है ना, ठंड से बचने के लिए। द गारमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, जो गारमेंट्स होते होते उसके 3 पार्ट होते थे। पहला भैया अंडर गारमेंट्स, जो सभी लोग पहनते हैं, उसको नीवी बोलते थे, नीवी, ठीक है ना। द गारमेंट्स, उसके बाद जो अपन पैंट और शर्ट पहनते हैं उसे परिधान बोला जाता था, ठीक है ना, या इसको वासा बोला जाता था उस ज़माने में। उसके बाद कुछ मेंटल होती थी जिनको अधिवासा। मेंटल मतलब वो रहते हैं ना, कुछ लोग गमछा पहनते हैं, है ना। अब यूपी वगैरह में जाएंगे तो गमछा ओढ़ के चलते हैं लड़के, मफलर पहन के चलते हैं, कोई लोग रुमाल या कंधे पर रुमाल रखते हैं, ड्राइवर वाइवर। तो वो जितने भी ऊपर की चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं होती पर लोग रखते हैं, तो उसको बोला जाता है ये अधिवासा या मेंटल, ठीक है ना। बोथ मेन एंड वुमेन वर गोल्ड ऑर्नामेंट, जो दोनों महिला और पुरुष जो थे वो सोने के आभूषण पहना करते थे। तो वुमेन यूज्ड ईयरिंग्स, नेकलेस, बेंगल्स एंड एंकल्स। जो महिलाएं थी वो सारी चीज़ें, ये ईयरिंग्स पहनती थी, बेंगल्स पहनती थी, और ये सब चीज़ें पहनती होगी उस ज़माने में, सोना था उस ज़माने में। उसके बाद अपन देखेंगे फूड्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। फूड्स, खाना कैसा था उन लोगों का, ये सारा सोशल सिस्टम में आ रहा है भैया ना, समझ में आ रहा है ना आपको, सोशल सिस्टम में चल रहा है ये सब। तो फूड्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड कैसा था, तो वीट था भैया, बार्ले था, मतलब वीट मतलब गेहूँ, जो मिल्क और इसके प्रोडक्ट जो थे, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। आर्यों के लिए दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। परंतु उसके साथ साथ गेहूं के भी मिले हैं, बार्ले, जौ के भी मिले हैं, मिल्क, दूध और उसके कुछ प्रोडक्ट जैसे कर्ड, दही, घी, कुछ सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें भी जो है खाने में प्रयोग आती थी। इसके अलावा फिश, बर्ड, गोट, बुल्स एंड द हॉर्सेज वर स्लाटर्ड फॉर देयर फूड, ठीक है ना। वो जो पक्षी और बकरियां और ये सब घोड़ा और ये सब लोगों को खाने के लिए जो है स्लाटर मतलब वो किया जाता था, क्या बोलते हैं, काटा जाता था। स्लाटर ऑफ द काउज, कहीं कहीं पे जो है काऊ का जैसे गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी, परंतु कहीं कहीं पे उसके भी साक्ष्य मिले हैं, उसके भी घटना ये लिखा हुआ है। स्लाटर ऑफ द काउज वॉज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना करना, है ना, रिस्ट्रिक्ट करना, है ना, रोकना। तो काऊ का जो, गाय का जो है कत्ल करना मना था, प्रोहिबिटेड था कानूनी तौर पे, परंतु कहीं ना कहीं जो है क्योंकि उसके भी चीज़ें मिली है। पीपल आल्सो ड्रैंक लिक्वायर सूरा, और लोग जो है उसको वहाँ पे कुछ दारू, शराब वगैरह, दारू वारू चलती होगी जो, तो उस ज़माने की जो लिक्वर होता था, है ना, पीने की जो चीज़ होती थी उसको बोलते थे सूरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपनी क्लॉथिंग और फूड में आ गई अपनी। उसके बाद देखेंगे
तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे कास्ट सिस्टम ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। ये सारा सोशल सिस्टम में आ रहा है भैया, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है आपको। तो मैं आज आपको सोशल सिस्टम करा के जो है इसका एंड कर दूंगा, 1-2 स्लाइड और रहेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद का अपन कल देखेंगे। तो कास्ट सिस्टम कैसा था ऋग्वेद में? इन द अर्ली वैदिक पीरियड देयर वाज नो कास्ट। शुरुआत में मैंने आपको बताया कोई कास्ट नहीं थी। धीरे धीरे एट द एंड ऑफ 10th चैप्टर, ऋग्वेद के 10वें चैप्टर तक, कई सौ सालों के बाद, जो बाद में एक सोशली जो है समाज में इनस्टेबिलिटी आ गई थी, ये दासवास और स्लेव और महिलाओं के कंडीशन और इन सब पे बात आखिरी में होने लग गई थी। तो शुरुआत में वही लिखा हुआ है कि शुरुआत में अर्ली वैदिक एज में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था वहाँ पे। इंस्टेड देयर वर, एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं, इसमें पेन बार बार। इंस्टेड देयर वर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, परंतु वहाँ पे क्लास में डिवाइड हो गए थे लोग, ठीक है ना। मेंबर ऑफ सम फैमिली कुड परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन। एक ही परिवार के अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग काम कर सकते थे। जैसे कि अपन ने अभी देखा था कि भैया वो जो है पोएट था, उसकी मदर जो थी ये थी, ठीक है ना। तो एक ही परिवार के कुछ लोग अलग अलग काम कर सकते थे, आर्ट क्राफ्ट बना सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, है ना, और अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो कर सकते थे। देयर वॉज हार्डली एनी रिस्ट्रिक्शन इन इंटर मैरिज और चेंज इन द ऑक्यूपेशन। और उस समय जो है मैरिज के ऊपर और ऑक्यूपेशन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जिससे करनी हो, जो करना है वो करो, ठीक है। तो ये उस जमाने का अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं अपन, लेटर वैदिक पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जब मैं लेटर वैदिक पीरियड पढ़ूंगा ना, उस जमाने का कास्ट सिस्टम और जो सोशल सिस्टम है पूरा बदल जाएगा। उसको अपन डिटेल में देखेंगे जो अगली क्लास में आने वाला है, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे अपन लेटर वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड, जिसमें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और वो वाला पीरियड चलेगा। उसके बाद है एजुकेशन ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। एजुकेशन क्या थी ऋग्वेदिक पीरियड के समय? देयर वाज ए गुरुकुल्स, वहाँ पर कुछ गुरुकुल्स होते थे, स्कूल्स जिनको गुरुकुल बोलते हैं, विच इम्पार्टेड एजुकेशन, जो एजुकेशन देते थे, ठीक है, टू द डिसिपल्स ऑफ द आफ्टर देयर सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, ठीक है ना। द एंटायर इंस्ट्रक्शन वाज गिवन ओरली, जितनी भी पढ़ाई होती थी वो सब ओरली होती थी। ओरली मतलब मौखिक, है ना, बोल बोल के होती थी, ठीक है ना। तो सारे इंस्ट्रक्शन जो पढ़ाई होती थी वो बोल बोल के होती थी, क्योंकि लिखना पढ़ना इस ज़माने में इतना था नहीं। हालांकि गुरुकुल थे पर वो बोल बोल के समझा देते थे। द डिसाइपल्स वर टॉट अबाउट एथिक्स। जो डिसाइपल्स मतलब जो शिष्य होते थे, गुरु के चेले, उनको क्या बोला, उनको क्या सिखाया जाता था? उनको एथिक्स के बारे में सिखाया जाता था, उनको वारफेयर, लड़ाई झगड़ा, उनको मेटल्स के ऊपर आर्ट, है ना, धातुओं के ऊपर कला करना सिखाया जाता था, ठीक है ना। द कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मा एंड फिलोसॉफी, ब्रह्म की और फिलोसॉफी की बातें कही जाती थी, ठीक है ना। और उनको बेसिक साइंस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है ना, और इन बेसिक चीज़ों के बारे में उन लोगों को जानकारी एजुकेशन सिस्टम में दी जाती थी। तो इस प्रकार का वहाँ का एजुकेशन सिस्टम था अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक काल के समय, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं अपनी, ठीक है ना। तो मैंने आज एक बार जो है अपन देख लेते हैं कि कहाँ तक हो गया है अपना। सबसे पहले जो है अपन ने ऋग्वेद को पढ़ना चालू किया था, ठीक है ना। ऋग्वेद के बाद अपन ने, ये तो बेसिक जानकारी है कि ऋग्वेद में मैंने क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी अपन ने क्या क्या देख लिया है, अपन ने वहाँ का सोशल सिस्टम पूरा देख लिया ऋग्वेद में और पॉलिटिकल सिस्टम पूरा देख लिया है, ठीक है ना। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इसी बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ और यही पूरा सिलेबस है, यही आना है, ठीक है ना। तो आप अगर खुद भी पढ़ें ना तो इस चीज़ को फोकस में रखें सारी चीज़ों को। वैदिक पीरियड में सबसे पहले अभी अपन ने सोशल टाइम देख लिया और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों देख लिया, ठीक है ना। कलर सिस्टम देख लिया अपन ने, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ वुमेन्स अपन ने देख ली है, ठीक है ना। फूड देख लिया है। अभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है कुछ बची है, उसको मैं आगे वाली स्लाइड में कवर करूँगा। कुछ चीज़ें देख ली। पॉलिटिकल में भी अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया है पूरा, ठीक है ना। बुक्स वगैरह देख ली है, लिटरेचर देख लिया है ना। जो 10 मंडल्स थे उनके बारे में पॉलिटिकल सिस्टम में दे रखा है। अब इकोनॉमिक्स को अपन को देखना है, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। कल्चरल भी जो है उसको भी मैं अगली क्लास में करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में अपन अगली बार ये देख लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ से चालू किया था, आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। अब आपको मैक्सिमम चीज़ें ऐसे ही कवर करनी है, ठीक है ना। और मैंने एक एक चीज़ों को स्लाइड बाय स्लाइड लिख दिया है ताकि आपको कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये सफिशिएंट है, आपको पूरा नॉलेज होना है और पूरी समझ में आ रही है कि कहाँ से क्या चल रहा है। सबसे पहले अपन ने हड़प्पा सिविलाइजेशन से इसको लिंक किया कि भैया ये कैसे कैसे लिंक हुआ है, ठीक है ना। मतलब हड़प्पा के बाद और आर्यनों के आने तक का जो समय था उसको लिंक किया गया था। तो वो अपन ने लिंक किया कि कैसे उनकी सभ्यता मिली और वो कहाँ पर उनके साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद जो आर्य आए थे उनके आने की भी अलग अलग लोकेशंस के बारे में लोगों ने, पुरातात्विक लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। तो अपन ने अलग अलग जितनी भी थ्योरीज थी कि भैया ये आदमी कहाँ से आए थे आर्य, उनके बारे में अपन ने दिखा। 5 थ्योरीज है। सबसे पहले सेंट्रल एशिया की थ्योरी थी, उसके बाद थी यूरोप की थ्योरी, नॉर्थ पोल की थ्योरी और तिब्बत की थ्योरी, और एक और थी कि
सप्त सिंधु, ठीक है ना, जो सप्त सिंधु एरिया था 7 नदियों वाला, उसकी थ्योरी, ठीक है ना। तो ये 7 थ्योरी। उसके बाद आर्यन आ तो गए, कहीं ना कहीं से आए हैं, ठीक है ना। आने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके बारे में अपन ने देखा कि भैया वहाँ पे उन्होंने कहाँ किया और कब आए, ठीक है। उसके बाद वहाँ का सिस्टम कैसा बनाया भारत का, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अपन ने टर्म देखी। उसके बाद अपन ने देखा कि यहाँ पर आने के बाद वो बसे कहाँ कहाँ पे, ठीक है ना, वो बसे कहाँ कहाँ पे। तो बसे कहाँ कहाँ पे, तो अपन ने ज्योग्राफी उनमें देखा कि वो कहाँ से कहाँ तक वो फैले हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है अपन ने ऋग्वेद, ये सब आर्यस का काम हो गया, ठीक है ना। आर्य के ऊपर अगर 11 नंबर पे क्वेश्चन आता है तो आपके पास सफिशिएंट डाटा दे दिया है, आप उससे उठा लें। उसके बाद ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले अपन ने बेसिक जानकारी देखी कि ऋग्वेद था क्या, लिखा किसने, क्या था, कब, कितने उसमें चैप्टर है, मंडल से, उसमें कितने श्लोक है या कितने उसमें भजन है, ये सब चीज़ें इनके बारे में जानकारी ली। उसके बाद एक एक मंडल, एक एक चैप्टर, एक एक जो है बुक, ऋग्वेद में जो 10 चैप्टर थे उन 10 चैप्टरों के बारे में अपन ने किसमें क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया गया है ना। ये एक एक किताब है। ये मंडल 1 मतलब एक कितना बड़ा पौधा होगा, मंडल 2 से शायद इतना होगा। तो इतने सारी किताबों में जो इंपॉर्टेंट जिस पे फोकस किया गया है ना, जो इंट्रोडक्शन में लिखा रहता है वो, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अपन ने पॉलिटिकल लाइफ को डिस्कस किया कि पॉलिटिकल लाइफ वहाँ पे क्या कैसी थी। तो अपन ने वो देखा कि राजनीतिक लाइफ में एक राजा होता था और राजा ही सभी चीज़ों को कंट्रोल करता था। कुछ सभा समिति होती थी, उनमें कुछ कुछ लोगों को डिवाइड किया जाता था, उनके काम फिक्स होते थे। राजा की पत्नी को क्या बोलते थे, महिषी बोलते थे, ठीक है। पुरोहित होते थे, ठीक है, वो सारा मेंटेन करते थे। तो ये सारी चीज़ें अपन ने, और मेन काम जो होता था वो गायों और जनता को रक्षा करना होता था। वो जो जनजाति होती थी उसको जना कहा जाता था। ये सब चीज़ें अपन ने पॉलिटिकल सिस्टम में अपन ने देखी। फिर उसके बाद अपन ने उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखा कि 4-5 लोग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। कुछ असेंबलीज जो सभाएं बनाई जाती थी वो किस बेसिस पे बनाई जाती थी और वो क्या क्या काम करती थी, अपन ने ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आएगा या पॉलिटिकल सिस्टम में आए तब भी आप ये लिख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आए ग्रीक वैदिक काल का तब भी उसमें भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद आती जो लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, ठीक है ना। पॉलिटिकल सिस्टम में ये सब चीज़ें भी आती है कि है ना। अब राजनीति में आपको लड़ाइयाँ भी बतानी है तो बैटल्स मैंने आपको बताई, 2 युद्ध मैन हुए थे। 2 प्रकार की लड़ाई थी। एक तो खुद से लड़े आर्य, एक जाति एक कुनबा दूसरे कुनबे से, और दूसरा वो भारत में आके दूसरे लोगों से लड़े जो भारत में रहते थे, दास्या और दस्यूज, उन लोगों से लड़े। तो जो 2 इंपॉर्टेंट जो युद्ध थे जो वो लोग आपस के कुनबों में लड़े, ठीक है। और जो दोनों भारत ने जीते थे और उसी भारत के नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया था। तो वो दोनों चीज़ें जो है अपन ने देखी। और बैटल ऑफ दशाराजन की भी अपन ने पूरी स्थिति देखी कि वो रावी नदी के किनारे एक लड़ाई हुई थी और उसमें 5 आर्य जनजाति और 5 नॉन आर्य जनजाति, एक राजा जिसका नाम था भरत से लड़ी। और बाद में यही भरत जो है उसने पुरुष जनजाति के राजा से मिलकर भारत में जो है एक नया कुरुश नाम का एक राज्य स्थापित किया। और उसी ग्रुप ने पूरे भारत पर कंबाइंडली राज किया। और बाद में उन्हीं से 5-4 लोग मिले और उन्होंने भारत को और आगे बढ़ाया डेवलपमेंट को। उसके बाद जो है अपन ने सोशल लाइफ के बारे में डिस्कस करना चालू किया कि ये 11 नंबर में बड़ा आसानी से आ सकता है और मैं भी पूछ सकता हूँ, कोई भी पूछ सकता है। तो सोशल लाइफ को डिस्कस करो। तो सोशल लाइफ में सबसे पहले आता परिवार। तो परिवार के बारे में अपन ने फैमिली देखी कि भैया फैमिली कैसी थी। तो सबसे पहले पता चला कि अपनों को वहाँ पे फैमिली जो होती थी, वो फैमिली जो थी वो छोटे फैमिली का प्रमुख जो था वो पिताजी या फादर होते थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो फैमिलीज को कुल बोला जाता था, वो कुल सारे मिलकर विश बनाते थे और जो विश होता था वो मिलकर जो एक जना या जनजाति बनाती थी, है ना, जैसे अपने यहाँ बनता है ना। तो उसी प्रकार से वहाँ पे ये सिस्टम होता था। तो उसको फैमिली वैसे बनती थी, ठीक है। महिलाओं की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी परंतु पुरुष की तो अच्छी थी। पुरुष तो था ही प्रमुख होता था परिवार का। महिलाओं की भी स्थिति, जो महिलाओं को छूट थी लिखने की, पढ़ने की, असेंबली में और सभाओं में जाके अपने सुनने की, भाषण सुनने की। वो जो महिलाएं थी कुछ प्रमुख महिलाओं के बारे में अपन ने अपाला गोसा वगैरह के बारे में देखा। उसके बाद सोशल लाइफ में जो है अपन ने कुछ और चीज़ें देखी कि वहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते थे परंतु ना तो सती प्रथा के कोई प्रमाण मिले हैं और ना ही अपने को कोई दूसरी चीज़ें मिली है। तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड और ना कोई कास्ट वगैरह सिस्टम का इनिशियली कुछ प्रमाण मिला है। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी महिलाओं की स्थिति के बारे में। फिर उसके बाद अपन ने क्लॉथिंग्स के बारे में देखा, कपड़े कैसे पहनते थे 3 प्रकार के, फूड खाना क्या क्या खाते थे। तो भैया मिल्क और उसके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। उसके बाद जो वहाँ पे कास्ट सिस्टम, शुरुआती दौर में कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता था, जो चाहे वो काम कर सकता था। वो किसी ऑक्यूपेशन को बदलने के लिए किसी कास्ट वगैरह कोई स्पेसिफिक नहीं होती थी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है ना। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, तो वहाँ तो गुरुकुल हुआ करते थे और बच्चों को जो है मौखिक या ओरल एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है ना। और उनको जो है लड़ाई के तरीके सिखाए जाते थे, मेटल के ऊपर काम करना सिखाया जाता था, फिलोसॉफी सिखाई जाती थी, कुछ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और हैंडीक्राफ्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी स्कूल में दी जाती थी। तो इसी के साथ जो है ये अपना आज का मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ।
इसके आगे मैं ऋग्वेद का जो है इकोनॉमी को डिस्कस करूँगा, फिर सोशल लाइफ हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कल्चरल को डिस्कस करना है, रिलीजियस कुछ पॉइंट है उनको डिस्कस करना है, फिर लिटरेचर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जो ऋग्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट ही लिटरेचर है, ठीक है ना, उपनिषद वगैरह, इन सबको 4 जो चीज़ें हैं, एपिक्स कुछ लिखे हैं, तो उन सबको भी अपने कुछ इसमें डिस्कस करना है, एपिक्स। और इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें जितनी भी थी उनको सबको डिस्कस कर दिया है। अब आप जो है इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए, PDF आपको मिल जाएगी, इसको कोशिश करें अपने हिसाब से करने की। और ठीक है, तो अपन इस प्रकार से चल रहे हैं, ये फ्लो चार्ट है, इसको इस प्रकार से अपन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अपन कल क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।